सो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म करेंगे। और आज हम लोग का होने वाला लेक्चर नंबर 18 ऑफ दिस आरआरबी जीकेपीवाई की सीरीज 2.0। सर आरबी टेक्नीशियन में हो गया। कॉन्ग्रेचुलेशन वेयर हॉल। यस, टेक्नीशियन का रिजल्ट आया अभी। कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को, एक एक करके सिलेक्शन लेते जाओ। अभी आ रही है क्लियर वॉइस? बताना ज़रा। यस क्लियर, ओके। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो रिवीजन, ठीक है, रिवीजन टाइम। आंसर दीजिए क्वेश्चंस के। वेलकम टू माई मतलब 4 मिनट लेट नहीं बेटा, 3 मिनट, ठीक है। हाँ 3 मिनट लेट हैं। 6:34 तो हो ही रहा है, 1 मिनट आए हुए हो गया मुझे। चलिए भाई, तो इम्परफेक्ट किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो इम्परफेक्ट ऑटोबायोग्राफी है संजय मांजरेकर की, ठीक है। हिंदी नोट्स कहाँ से मिलेगा? वहीं से मिलेगा। नाइस पॉडकास्ट है, यू एंड द रैंक बोथ वर लुकिंग ऑसम, थैंक यू। चलो भाई, तो शुरू करते हैं। अब पॉडकास्ट तो देख ही लिया होगा तुमने। फेस रिवील फाइनली आज मेरा हो ही गया इतने दिनों के बाद। हाँ, तो इम्परफेक्ट इज़ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ संजय मांजरेकर, है ना। और बाकी हमने जो याद करी थी, स्ट्रेट ड्राइव सुनील गावस्कर, स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट कपिल देव, द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट राहुल द्रविड़, प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर, प्लेइंग टू विन साइना नेहवाल, एस अगेंस्ट और सानिया मिर्जा, अनब्रेकेबल मैरी कॉम, रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह। ये वाला यार करवाया तो नहीं था लेकिन फिर भी ठीक है। अमजद अली खान डे, ठीक है। अमजद अली खान किसके एक्सपोनेंट हैं, किस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को बजाते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्ट्स वाज लेड बाई सिद्धू एंड कन्हू? ये जो ब्रदर्स थे तो उन्होंने संथाल रिवोल्ट को लीड किया था इन 1855, 1855 में। हो एंड मुंडा प्राइजिंग हुई थी 1899 में। मुंडा, बिरसा मुंडा 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। एंड बात अगर करेंगे तो अमजद अली खान किसके वादक हैं? सरोद वादक, ठीक है। देन हु अमंग द फॉलोइंग वाज द बेस्ट नोन चौहान रूलर? तो ही वाज पृथ्वीराज द थर्ड, ठीक है, जिनको हम पृथ्वीराज चौहान के नाम से भी जानते हैं। एंड विच फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट्स द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डिसिपेटेड और कंज्यूम्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट? तो इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पावर के नाम से जानते हैं। पावर की, इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट क्या होती है? वॉट होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आज का लेक्चर शुरू करते हैं, लेक्चर 18। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द पेरिस इंडिया सोसाइटी वॉज एन इंडियन नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन? तो पेरिस इंडियन सोसाइटी डैश में स्थापित एक भारतीय राष्ट्रवादी संगठन था। ऑप्शन हैं आपके 1909, 1900, 1905 या फिर 1907। आंसर करिए कमेंट में। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो सही आंसर क्या होगा? 1905, 1905। इट वॉज एन ऑफ शूट टाइप ऑर्गेनाइजेशन of the India House established in 1905 only by कब स्टैब्लिश हुआ था? 1905 में। किसने किया था? श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। कहाँ पे? श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। और कहाँ पे स्टैब्लिश किया था इसको? लंदन में स्टैब्लिश किया था। देन अगर बात करेंगे तो इन्होंने ही द सोशोलॉजिस्ट करके एक न्यूज़पेपर भी निकाला, द सोशोलॉजिस्ट, ये पता होना चाहिए आपको। एंड यहाँ पर हम डेट्स को रिकॉल कर सकते हैं। वैसे तो हमारे कुछ और भी ऑर्गेनाइजेशंस थे जो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि जो फॉरेन में बने, जैसे बर्लिन कमेटी कब बनी और कहाँ बनी? बर्लिन कमेटी बर्लिन में ही बनी होगी, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन कब बनी? जो गदर पार्टी है उसका फॉर्मेशन कब हुआ? ये आपको बताना है। 1909 में आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सॉरी, इंडियन काउंसिल एक्ट आया था, ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं बिकॉज मॉर्ले उस समय सेक्रेटरी और मिंटो उस समय वॉइस रॉय हुआ करता था। सबसे पहले बार इसने सेपरेट इलेक्टोरेट यानी कि पृथक निर्वाचन शुरू किया। देन 1905 में और भी क्या हुआ था? बंगाल का पार्टीशन हुआ था। 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ था, है ना। तो ये सारी चीज़ें हुई थी। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो बर्लिन कमेटी 1915 में बनी थी। 1915 वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय ने इसको बनाया था। वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय,
ठीक है। गदर पार्टी की जब बात करते हैं तो 1913 में पार्टी बनी। कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को में, सैन फ्रांसिस्को में। और इस पार्टी के फाउंडर कौन थे? लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना, सोहन सिंह भाकना, भाई परमानंद। तो ये सब इसके फाउंडर थे। इससे एसोसिएटेड एक इवेंट भी है जो आपको पता होना चाहिए, जो 1914 में हुआ था। उस इवेंट का नाम बताएंगे आप कमेंट में, उस इवेंट को क्या बोलते हैं? द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड इन दी। संघ की कार्यकारी शक्ति किसमें निहित होती है? तो 1914 में आपका जो इंसिडेंस हुआ था, दैट वाज कोमागाटा मारू इंसिडेंस, ठीक है। जिसमें कि आपको पता है जापानीज शिप का नाम है, जो कि जापान या फिर हांगकांग, या मतलब हांगकांग या फिर सिंगापुर ऑप्शन में आता है। तो हांगकांग या सिंगापुर से सेल किया था। कहाँ पर? वैंकूवर कनाडा में ये सेल किया था, ठीक है। तो ध्यान रखना शिप का नाम था, और उससे ही गदर पार्टी से एसोसिएटेड ये इवेंट है, मतलब एक इंसिडेंस है। एग्जीक्यूटिव पावर जो यूनियन की वेस्ट होती है वो किस में होती है? प्रेसिडेंट में। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। आर्टिकल नंबर 53 में ये चीज़ लिखी हुई है कि प्रेसिडेंट शैल बी द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द यूनियन। आर्टिकल नंबर 77 में क्या लिखा हुआ है जरा कमेंट करके बताएंगे। इसीलिए हम बोलते हैं प्रेसिडेंट को क्या? डी ज्यूरे या नॉमिनल या फिर टाइटलर हेड, यानी कि इनको हम रियल हेड नहीं मानते हैं। तो रियल हेड कौन होता है? रियल हेड, या फिर हम बोल सकते हैं डी फैक्टो हेड। ये कौन होता है? तो ये होता है प्राइम मिनिस्टर, यानी कि प्रधानमंत्री। 77 बात करता है कंडक्ट ऑफ बिजनेस की, कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ यूनियन, यानी कि जो यूनियन का जितना भी बिजनेस है वो राष्ट्रपति के नाम पे किया जाएगा, प्रेसिडेंट के नाम पे। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ये आर्टिकल नंबर 74 से पता चलता है। और यहीं से हमें पता चलता है कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो कौन होता है? हेड होता है गवर्नमेंट का। हेड एग्जीक्यूटिव का प्रेसिडेंट है, लेकिन गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर है। ऐसा सिमिलर रिलेशनशिप हमें स्टेट लेवल में देखने को मिलता है, जहाँ गवर्नर हेड ऑफ द स्टेट होता है, वहीं चीफ मिनिस्टर हेड जो आपका हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है स्टेट लेवल पे, ठीक है। एक और क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, दैट इज आर्टिकल नंबर 78 में क्या दिया हुआ है? अनुच्छेद नंबर 78 में। हु वॉज द फर्स्ट टू एक्यूरेटली डिस्क्राइब द रिंग्स ऑफ सैटर्न एज अ डिस्क अराउंड द प्लैनेट इन 1655? 1655 में ग्रहों के चारों ओर एक डिस्क के रूप में शनि के छल्लों का सटीक वर्णन करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? आर्टिकल 78 की जब बात करते हैं तो ये ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर के बारे में बताता है। प्रधानमंत्री की क्या कर्तव्य होते हैं? तो प्राइम मिनिस्टर की जब ड्यूटी की बात करते हैं तो उनकी ड्यूटी ये होती है मेनली कि ये प्रेसिडेंट और जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनके बीच में एज अ लिंकेज के तौर पे एक्ट करते हैं। तो ये इनकी ड्यूटी होती है, और यही चीज़ नेहरू जी ने बोली थी कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है ही इज़ द लिंच पिन ऑफ गवर्नमेंट। ये बात किसने बोली थी? नेहरू जी ने बोली थी, ये ध्यान रखेंगे, ठीक। और नेहरू जी से आप रिकॉल कर सकते हैं कि भाई जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी उसमें जो हमारी कमिटीज़ थी, तो उसमें यूनियन जो पावर्स कमेटी थी, स्टेट्स कमेटी थी, तो उसके हेड कौन थे? नेहरू ही थे। और इन्होंने ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेके आए थे 13 दिसंबर 1946 को। जो एक्सेप्ट कब हुआ था कमेंट करके बताएंगे, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को कब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया था। हाँ जी, तो बात अभी करते हैं प्लैनेट्स की, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स और सोलर सिस्टम के बारे में, कौन कौन सी थ्योरीज हैं और कैसे इसका एवोल्यूशन होता है। तो यूनिवर्स की अगर एवोल्यूशन की बात करेंगे तो इसको लेके जो थ्योरी आई थी दैट वाज बिग बैंग थ्योरी, जिसके अकॉर्डिंग एक इनफाइनाइटली स्मॉल हॉट डेंस पार्टिकल था, और उसमें क्या हुआ था, उसमें आपका एक्सप्लोजन हुआ था काफ़ी जोर का, ठीक है, जिसकी वजह से उसी को बिग बैंग एक्सप्लोजन बोलते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो यूनिवर्स है यानी ब्रह्मांड उसकी उत्पत्ति होती है, ठीक है। देन जब उत्पत्ति होती है तो ये ध्यान रखना है आपको कि जो हमारा यूनिवर्स है वो आज भी एक्सपैंड हो रहा है, आज भी वो फैल रहा है, उसका विस्तार हो रहा है, लेकिन उसकी जो एवरेज डेंसिटी है वो कांस्टेंट है, जो औसत घनत्व है वो अभी भी क्या है, कांस्टेंट है। तो ये चीज़ हमें, ठीक है एक सेकेंड, तो ये चीज़ हमें कहाँ से पता चलती है? तो ये चीज़ हमें पता चलती है जो फ्रेड हॉयल ने, ठीक है, फ्रेड हॉयल ने आपकी स्टेडी स्टेट थ्योरी दी थी। कौन सी थ्योरी? स्टेडी स्टेट थ्योरी दी थी। और बिग बैंग थ्योरी किसने दिया था?
जॉर्ज लेमाइटर ने दिया था इस थ्योरी को। क्लियर है? सोलर सिस्टम को लेके जो मेन थ्योरी आती है दैट इज आर विच थ्योरी, दैट इज दी नेबुलर लैपलेस थ्योरी, नेबुलर लैपलेस थ्योरी, जिसमें कि सबसे पहले तो इमैनुअल कांत ने ये बोला था कि एक नेबुला है, नेबुला मतलब रोटेटिंग क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस, उसी से ही सेंटर में सन और उसके अराउंड 8 प्लैनेट्स निकल के आए। बाद में लैपलेस ने इसी थ्योरी को थोड़ा सा और इम्प्रोवाइज किया था। ये थ्योरी कब दी गई थी? 1755 में, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो सही आंसर होगा दैट वुड बी आपका क्रिश्चियन, किसके बारे में रिंग्स पूछ रहा है, फिर उसके बीच में गैप, तो यहाँ पर आंसर होगा हाइजेंस, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 विल बी दी करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे समझ लेते हैं कि किस तरह से हमारे प्लैनेट, और वैसे भी एक और थ्योरी है दैट इज जिसको कि हम बोलते हैं हीलियोसेंट्रिक थ्योरी, ठीक है, कि जो हमारा सेंटर है उसमें सन होता है और उसके अराउंड 8 प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं। इसको हीलियोसेंट्रिक यानी कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में हमारे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं कॉमन सेंटर में। तो हीलियोसेंट्रिक जो थ्योरी है इसको दिया था कॉपरनिकस ने। किसने? कॉपरनिकस ने। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, और चलो गैलीलाई की भी हम बात करेंगे, ठीक है। हाँ, गोविंदा राज ठाकुर, ओके। हाँ भाई एडवेंचर्स जी मैंने ही प्रिपेयर किए हैं, क्यों, क्या हुआ? तो यहाँ पर ये हमारे क्या है, प्लैनेट्स हैं। अब प्लैनेट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारा मरकरी है, देन वीनस है, अर्थ है, मार्स है, सिरस है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है, प्लूटो, एंड देन ये हमारा आ जाता है एक ड्वार्फ प्लैनेट। पहले कमेंट करके मुझे ये बताइए कि क्या मैंने आपको इनके बारे में पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया है, सोलर सिस्टम के और इसके प्लैनेट्स के बारे में। अगर नहीं पढ़ाया तो विस्तार से पढ़ाऊँ, नहीं तो फिर रिवाइज करने के पर्सपेक्टिव से। यहाँ पे मैंने क्या पूछा था आपसे, क्या क्वेश्चन पूछा था यहाँ पर मैंने आपसे? अच्छा, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब अडॉप्ट किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट किया गया था। नो सर, आप इतना प्यार से कैसे समझाते हैं सर? नीतीश कुमार आए है, नीतीश बस कर पगले, रुलाएगा क्या? जल्दी से बताओ कि नहीं पढ़ा है ना? ओके, शर्मा जी बोले पढ़ा है, बाकी लोग बोले नहीं पढ़ा है। बाकी लोग का मानना पड़ेगा। तुम लोगों से पता है अभी ख़त्म होने को है, मैं 100 लेक्चर ले लूँ, पूछूंगा पढ़ाया है, तुम बोलोगे नहीं पढ़ा है। मैं ब्रह्मांड में जाऊंगा, मैं बोलूँगा पढ़ाया है, तुम बोलोगे नहीं पढ़ा। मेरी आत्मा चिल्लाएगी, ठीक है, मेरे जाने के बाद, पढ़ाया है, तुम बोलोगे नहीं पढ़ाया है। चलो भाई, ठीक है। तो यहाँ पे जो मरकरी है, दिस इज़ दी स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, ठीक है। नहीं पढ़ा है तो बेटा नोट करो, हम इतना लिख नहीं पाएंगे। वैसे तो मुझे पता याद है जितना ही पढ़ा है। तो मरकरी जो होता है ये सबसे छोटा प्लैनेट होता है हमारा, सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट है। मरकरी वीनस की अगर बात करें तो 2 ऐसे प्लैनेट हैं जिनके पास कोई सैटेलाइट नहीं है, नो सैटेलाइट, ठीक है। इसमें कोई सैटेलाइट नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है, ध्यान रखिएगा इन दोनों प्लैनेट्स के पास पे, ठीक है। मरकरी सबसे क्लोजेस्ट है लेकिन सबसे हॉटेस्ट नहीं है। वीनस सबसे हॉटेस्ट है, सबसे गर्म है। क्यों? क्योंकि इसका जो एटमॉस्फेयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है, और वो एक ग्रीन हाउस गैस है जो क्या करती है, जो हीट को ट्रैप कर लेती है आसानी से, तो इसलिए बहुत गर्म है। और हमें पता होना चाहिए कि इसमें थिक क्लाउड्स देखने को मिलते हैं, किसके? इसमें थिक क्लाउड्स देखने को मिलते हैं कौन से एसिड के? H2SO4, जिसको ऑयल ऑफ विट्रियोल के नाम से भी जानते हैं। वीनस के बारे में एक और फैक्ट है जो अभी हम बाद में देखेंगे। बाकी वीनस के बारे में ये ध्यान रखना है कि इसका जो रोटेशन टाइम है वो सबसे ज़्यादा है, यानी कि एक दिन इसका सबसे रोटेशन टाइम जो है लॉन्गेस्ट है, सबसे लंबा कंप्लीट होता है। 243 अर्थ डेज में, मतलब हमारा एक दिन हो जाता है ना, एक दिन हो जाता है जब एक रोटेशन पूरा होता है। आपको पता होगा ना कि जो हमारा डे और नाइट होता है, दिन और रात होता है, वो पृथ्वी के घूर्णन रोटेशन की वजह से होता है। वहीं पे जो सीजन्स होते हैं, ऋतुएं होती हैं, वो 2 चीज़ों की वजह से, अर्थ के रेवोल्यूशन यानी परिक्रमण और उसके टिल्ट की वजह से होता है। अर्थ कितना टिल्टेड है अपनी एक्सिस पे जरा बताएंगे कमेंट में। अर्थ की बात करेंगे, आपको पता है ब्लू प्लैनेट है, एंड इट इज़ दी डेंसेस्ट प्लैनेट, यानी कि सबसे घनत्व तो इसका ज़्यादा है। और मार्स पे आते हैं अभी। मार्स को रेड प्लैनेट के नाम से जानते हैं बिकॉज यहाँ पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा देखने को मिलती है। निक्स ओलंपिया जो यहाँ पे आपको पर्वत देखने को मिलेगा, ये हाईएस्ट पीक है यहाँ पे पूरे सोलर सिस्टम की जो अभी तक डिस्कवर हुई है। सिरिस कोई प्लैनेट नहीं है, ये एक ड्वार्फ प्लैनेट है, ये मेजर प्लैनेट नहीं है, ध्यान रखना, ये ड्वार्फ प्लैनेट है। ये एक ऐसा ड्वार्फ प्लैनेट है जो कि एस्टेरॉइड बेल्ट में, क्षुद्रग्रह बेल्ट में है। अब एस्टेरॉइड बेल्ट की जब हम बात करते हैं तो ये एस्टेरॉइड्स, बहुत सारे बड़े बड़े छोटे छोटे जो पत्थर हैं वो घूम रहे हैं किसके बीच में? वो घूम रहे हैं मार्स, ये मार्स है जो मैंने ये ड्रॉ किया सर्कल में, एंड दिस इज़ योर जुपिटर,
ठीक है। तो मार्स और जुपिटर के बीच में आपको एस्टेरॉयड बेल्ट, क्षुद्रग्रह बेल्ट देखने को मिलेगी और यहीं पे मौजूद है आपका सेरेस जो कि एक डॉर्फ प्लैनेट है। देन आते हैं जुपिटर पे। जुपिटर आपका लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम में, आपको पता है। इसका फास्टेस्ट रोटेशन होता है, स्लोवेस्ट वीनस का होता है और इसका सबसे फास्टेस्ट होता है कितना, तो लगभग 9 घंटे 55 मिनट में हो जाता है। इसमें अभी करंट में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सैटेलाइट या मून्स हैं। सैटेलाइट और मून वही सेम चीज़ ही होती है। और इसके जो सबसे 4 बड़े सबसे हैं, मतलब प्लाने हैं, मतलब वो सैटेलाइट, ठीक है। तो लो, यूरोपा, गैनीमेड, कलिस्टो, ठीक है। और इनको हम बोलते हैं गैलीलियन मून्स के नाम से हैं। जुपिटर के जो 4 सबसे बड़े प्लैनेट हैं, क्योंकि गैलीलियो गैलीलाई ने इनकी क्या करी थी, डिस्कवरी, इसलिए, ठीक है। एंड जुपिटर के बारे में और कोई फैक्ट नहीं, आगे बढ़ते हैं। बाकी सैटर्न की बात करेंगे तो सैटर्न ये जो है लीस्ट डेंस प्लैनेट है, सबसे कम डेंसिटी सबसे ज़्यादा किसकी थी, हमारे अर्थ की थी। इसमें हमें रिंग्स देखने को मिलती हैं। देखिए ऐसा नहीं कि रिंग्स देखने को मिलती नहीं है जुपिटर में या फिर इनमें नहीं होती हैं, सच में नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि ये होते हैं हमारे इंटीरियर प्लैनेट। अब जितने भी हमारे सारे प्लैनेट हैं उनको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ये जो एस्टेरॉयड बेल्ट मैंने ड्रॉ करी, इसके लेफ्ट साइड यानी यहाँ वाले प्लैनेट जो 4 हैं उनको हम इंटीरियर प्लैनेट के नाम से जानते हैं। आई थिंक दिख रहा होगा आपको, नहीं दिख रहा है तो दूसरे कलर से लिख देते हैं। इंटीरियर या फिर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोलते हैं। टेरेस्ट्रियल का मतलब ये है कि ये रॉक्स के बने हुए हैं सर, तो इनकी जो डेंसिटी होगी वो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू दीज प्लैनेट, जिनको कि हम जोवियन या आउटर या एक्सटीरियर प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं, या फिर गैसियस प्लैनेट भी बोल देते हैं। वैसे तो अगर हम गैस के देखें तो ये दोनों बने हुए हैं, ये दोनों आइस के बने हुए हैं, आइस जाइंट बोलते हैं इनको। तो सैटर्न आपका सबसे कम डेंसिटी होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एंड साथ ही साथ इसमें रिंग्स जो हमें देखने को मिलती हैं बहुत प्रोफाउंड होती हैं। तो यानी देखो इनमें तो रिंग्स नहीं होती टेरेस्ट्रियल वाले में, लेकिन आउटर वालों में होती हैं, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून और यूरेनस में, लेकिन हमें क्लियरली सैटर्न में दिखती हैं। और इनकी सबसे पहले जो डिस्कवरी करी थी वो हाइजेंस ने करी थी। इनके बीच में आपको गैप देखने को मिल रहा होगा, जो गैप है ना, इसकी डिस्कवरी करी थी कसीनी ने। तो गैप जो है इन बिटवीन रिंग्स, उसकी डिस्कवरी करी थी कसीनी ने, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर है। और सैटर्न का जो सबसे बड़ा सैटेलाइट है दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ योर टाइटन। तो वो सबसे बड़ा सैटेलाइट है टाइटन, और पॉसिबली टाइटन में लाइफ भी एग्जिस्ट करती है। सैटर्न वगैरह जुपिटर वगैरह में तो भूल ही जाओ, क्योंकि भाई गैस है, गैस में कहाँ ही तुम सैटेलाइट लैंड कराओगे, कहाँ ही रहोगे। तो यहाँ पे तो लाइफ पॉसिबल का कोई वही नहीं है, औचित्य नहीं है। यूरेनस और नेपच्यून आते हैं। तो यूरेनस को कभी कभी हम ग्रीन प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ग्रीन क्योंकि ग्रीनिश कलर का होता है मेथेन की प्रेजेंस की वजह से, ठीक है। और नेपच्यून की अगर बात करेंगे तो इस सबसे फारदेस्ट प्लैनेट है, और इसका जो रेवोल्यूशन टाइम है वो सबसे ज़्यादा है, रेवोल्यूशन टाइम लॉन्गेस्ट। तो सबसे कम किसका है, सबसे रेवोल्यूशन टाइम कम है इसका, ठीक है। लिखने की ज़रूरत तो नहीं है। 88 दिन में, 88 डेज में इसका एक रेवोल्यूशन पूरा हो जाता है। तो नेपच्यून का कितने उसमें होता है, ज़रा कमेंट करके बताएंगे। और ये ध्यान रखेंगे कि वीनस और यूरेनस, कौन, वीनस और यूरेनस, ये 2 ऐसे प्लैनेट हैं जो आपके रोटेट करते हैं ईस्ट से वेस्ट। सारे प्लैनेट हमारे जो होते हैं वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं, लेकिन सिर्फ 2 ही प्लैनेट हैं, वीनस और यूरेनस, ठीक। क्लियर यहां तक सभी को, कोई डाउट तो नहीं है? सर वो डिस्कवर्ड नेपच्यून की अगर डिस्कवरी पूछेगा तो ला वेरियर का नाम आएगा, ठीक है। ये पहला ऐसा प्लैनेट था जो कि अजम्पशन के बेसिस पे, जो कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बेसिस पे डिस्कवर किया गया था। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, लेवेर ने ऐसा कैलकुलेशन करके प्रिडिक्शन मारी थी, यहाँ पर एक चेक करें और प्लैनेट होगा तब। और अगर नेपच्यून की बात करेंगे तो विलियम हर्शल ने ध्यान रखना इंफ्रारेड रेस की भी डिस्कवरी करी थी। आज ही के लेक्चर हम लोगों ने पढ़ा था इस चीज़ को, क्लियर। डिस्कवर गैलीलियो ने किया था रिंग्स को, गैलीलियो नहीं तो किया था सैटर्न के पूछ रहा है। 23.5 डिग्री का टिल्ट होता है ये। चलो आगे बढ़ते हैं। और इस जो मैंने क्वेश्चन पूछा था नेपच्यून वाला 165, और ये क्या प्लूटो, चारों ये सब तो एक्चुअल में है क्या, पता नहीं यार क्या प्रॉब्लम है पेट में। कल भी इसी वजह से क्लास ऑफ करनी पड़ी थी। आज बीच में पता नहीं एकदम से ठीक हो जाएगा, फिर एकदम से बहुत ज़ोर का दर्द उठता है। ऐसा क्यों होता है भाई, किसी को पता है? तो हमारे डॉर्फ प्लैनेट क्या होता है,
जैसे प्लूटो पहले एक प्लैनेट हुआ करता था, लेकिन 2006 में 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने इसको डॉर्फ प्लैनेट की मतलब मेजर प्लैनेट की मेन प्लैनेट की कैटेगरी से हटा दिया और इसको डॉर्फ प्लैनेट बना दिया, ठीक है, 2006 में। तो यहीं पे हमारा प्लूटो जो है ना, कहाँ गए, अरे यार इसमें लिख दिया क्या, चलो इस क्वेश्चन का आंसर बता दो। तो जो प्लूटो होता है पहले डॉर्फ प्लैनेट था, तो ये यहाँ पे है। और कौन कौन से होते हैं हमारे डॉर्फ प्लैनेट, ये एक्चुअल में क्यूपर बेल्ट होती है, जैसे ये हमारी एस्टेरॉयड बेल्ट है ना यहाँ पे, ऐसे ही यहाँ पर बड़े बड़े छोटे छोटे पत्थरों की जो बेल्ट है उसको क्यूपर बेल्ट बोलते हैं। यहीं पे हमें देखने को मिलते हैं प्लूटो के अलावा हॉमिया और मेक, ठीक है। मेक का ध्यान रखना, जो रेवोल्यूशन टाइम है वो 310 साल का है, यानी कि एक रेवोल्यूशन सन के अराउंड 310 साल में पूरा करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर इंडियन क्रॉप्स रिक्वायर हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी, निम्नलिखित में से किस प्रमुख चलिए, तो निम्नलिखित में से किस प्रमुख भारतीय फसल के लिए उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता की आवश्यकता होती है, तो ये राइस होता है, ठीक है। राइस को बहुत टेम्परेचर बहुत ह्यूमिडिटी की ज़रूरत होती है। और किस तरह की ये जो क्रॉप है ज़रा बताएंगे, ग्राम, पीज और वीट, ये सब है आपकी राबी फसलें। और राबी को आपको पता है विंटर की जो रेनफॉल होती है वो काफ़ी हेल्प करती है। विंटर की रेनफॉल वो वाली नहीं जो तमिलनाडु में कोरोमंडल कोस्ट में होती है, जो मेनली नदर्न इंडिया में होती है, जो आपके मेडिटेरेनियन सी से निकल के आती है जेट स्ट्रीम्स के थ्रू, जिनको वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के नाम से जानते हैं और जिनको राजस्थान में हम किस नाम से जानते हैं। तो राइस जो होता है ये आपका एक खरीफ क्रॉप है। खरीफ में और कौन कौन से आते हैं हमारे, खरीफ में मेज़ आता है, जो भी मिलेट्स वगैरह, मेज़, ठीक है, बाजरा, ज्वार, ये सब आते हैं। राबी में लिनसीड, रेपसीड, ठीक है, ये सब आते हैं। और खरीफ में हमारे जैसे सोयाबीन आता है, कॉटन आता है। कॉटन को ज़रा कमेंट करके बताएंगे कितने फ्रॉस्ट फ्री डेज़ की रिक्वायरमेंट होती है और कौन सी सॉइल इसको नीडेड होती है कॉटन को। तो फ्रॉस्ट फ्री डेज़ की अगर बात करेंगे तो 210 डेज़ की रिक्वायरमेंट होती है। सॉइल की अगर बात करेंगे तो काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है, इसको हम रेगर के नाम से जानते हैं। बाकी तो आई थिंक आपको पता होगा कि सेल्फ फ्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक के लिए जानी जाती है और काफ़ी इम्परमिएबल सॉइल है, वाटर इतनी जल्दी परकोलेट करता नहीं है, परमिएट करता नहीं, तो इम्परमिएबल है। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू में देखने को मिलती है ब्लैक सॉइल, एंड इसको हम ब्लैक कॉटन सॉइल भी इसीलिए बोलते हैं बिकॉज कॉटन के लिए सबसे बेस्ट सूटेबल सॉइल होती है। इसमें जब ड्राई होती है तो क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं और जब ये वेट होती है तो ये स्टिकी हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है। तो यहाँ तक चीज़ें आपको याद करनी है। मैंने सॉइल के बारे में आपको पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया, जल्दी से बता दो। हाँ जल्दी से बताओ, सॉइल के बारे में मैंने पढ़ाया है कि नहीं। मैकमोहन लाइन इज़ अ लाइन विच सेपरेट्स चाइना एंड विच इंडियन स्टेट, सिक्किम, JNK, अरुणाचल या फिर उत्तराखंड, बताइए। तो मैकमोहन लाइन कौन सी है जो किसको अलग कर रही है, इंडिया और चाइना और किस स्टेट को। तो ये मेनली है आपकी जो सिक्किम, ऑप्शन नंबर ए। बाकी तो उधर ऊपर के साइड जाओगे तो आपका सॉरी एक सेकेंड, ये होगा आपका अरुणाचल, बिकॉज जो आपका इंडिया चाइना बॉर्डर है, इंडिया चाइना जो बॉर्डर है, अगर मैं इसको इस तरह से ड्रॉ करूँ तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है, इस तरह से। ये होता है आपका वेस्टर्न सेक्टर, ये है आपका मिडिल सेक्टर, ये है आपका ईस्टर्न सेक्टर। ईस्टर्न सेक्टर में मेनली आता है अरुणाचल, ठीक है। मिडिल सेक्टर में आ जाएगा आपका जो सिक्किम वाला एरिया है वो, और जो आपका वेस्टर्न में आ जाएगा वो लद्दाख एंड जो हिमाचल वाला पार्ट है वो हिमाचल उत्तराखंड, ठीक है। तो वेस्टर्न सेक्टर में वो आ जाता है, ऑलराइट। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3rd सही आंसर होगा। नहीं पढ़ाया और सही से यार बताया करो, ठीक है, हर चीज़ें मजाक नहीं चलेगा। सर प्लीज़ गो टू द डॉक्टर टुमारो। अच्छा हाँ डॉक्टर को देखते हैं, अगर नहीं ठीक होता है तो हाँ पढ़ाया है। यार सीरियस हो के यार बताया करो, ठीक है, ऐसे मजाक मत करो कि नहीं पढ़ाया है। तो नहीं पढ़ाया तो मैं रिवाइज़ करवा देता हूँ, ठीक है, रिवाइज़ ही करवाऊँगा। नहीं पढ़ाया तो चलो लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, वैसे तो मुझे लगता है मैंने पढ़ाया होगा। एलुवियल सॉइल जो है, जलोढ़ मिट्टी जिसको बोलते हैं, तो 2 तरह की होती है, एक तो न्यू होती है और एक ओल्ड होती है, ठीक है, नई और पुरानी।
एलुवियल जो है सबसे ज़्यादा परसेंटेज में आपको देखने को मिलती है, 40% से भी ज़्यादा एलुवियल होती है। एंड न्यू को बोलते हैं खादर, ठीक है, एंड ओल्ड को भांगर बोलते हैं, ठीक है, और सबसे ज़्यादा एरिया कवर करती हैं। ब्लैक हमने देख लिया था। देन इसके बाद जो सबसे ज़्यादा एरिया कवर करती हैं वो रेड सॉइल होती हैं। कहाँ पर देखने को मिलती हैं? जहाँ पर लो रेनफॉल होती है। अगर आप पेनिनसुलर प्लेट्यू में जाओगे, जैसे कर्नाटक वगैरह में जो रेन डेफिसिट है, यानी कि जो हमारे लीवर्ड साइड है, रेन शैडो जो जोन है, ठीक है, तो और वेस्टर्न घाट, तो वहाँ पर देखने को मिलता है। पीडमोंट जोन जो वेस्टर्न घाट का वहाँ पे। ऑलराइट, ब्लैक तो डिस्कस कर चुके हैं। लेटराइट की अगर बात करेंगे तो इसको ब्रिक सॉइल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ईंटें बनती हैं इससे, और इसको हम रेड लैटेराइट सॉइल के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा, रेड लैटेराइट। ये कैशिव नट्स की खेती के लिए, कॉफ़ी और टी की कल्टीवेशन के लिए बेस्ट सूटेबल सॉइल मानी जाती है, ठीक है। ये बनती क्यों है? एल से लैटेराइट, एल से लीचिंग। लीचिंग जिसको निच्छालन बोलते हैं हिंदी में, तो ये तब होता है जब बहुत एक हैवी शार आता है, यानी कि बहुत बारिश होती है, तो जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं वो वॉश अवे हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट मिनरल्स लाइक सिलिका वगैरह, तो उसको लीचिंग बोलते हैं, तो उसी से लैटेराइट बनती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। बाकी मैकमोहन लाइन तो आप समझ गए चाइना के साथ है, और कमेंट करके बताइए कि जो डूरंड लाइन है वो किसके साथ है, एंड जो रेडक्लिफ है वो किसके साथ है। इंडिया और श्रीलंका को कौन सा स्टेट है जो अलग करता है, ये भी कमेंट में बता देंगे। अगला सवाल है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स वाज यूज्ड टू मेक वेपन्स एंड टूल्स इन हड़प्पन सिटीज़। हड़प्पा नगरों में हथियार और औजार बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता था? तो डूरंड की जब हम बात करते हैं तो ये इंडिया अफगानिस्तान, आपको पता है अफगानिस्तान के साथ हम डायरेक्ट बाउंड्री तो नहीं शेयर करते हैं, जो हमारा पीओके वाला हिस्सा है ये शेयर करता है, तो इंडिया एंड अफगानिस्तान। वहीं रेड क्लिफ की बात करेंगे तो इंडिया एंड पाकिस्तान, साथ ही साथ इंडिया एंड बांग्लादेश, तो इनके बीच में ये बाउंड्री है। ऑलराइट, इंडिया और श्रीलंका के बीच में है पाक स्टेट, ठीक है, जिसको कि हम पाक जलडमरू मध्य के नाम से भी जानते हैं, तो ये सारे आपको पता होना चाहिए। और ये छोटा सा एक नैरो स्टेट क्या होता है? एक नैरो वाटर बॉडी होती है जो दो लैंड मासेस को अलग करता है, या फिर दो वाटर बॉडीज़ को जोड़ने का काम करता है। जैसे जिब्राल्टार स्टेट बहुत एक इंपॉर्टेंट स्टेट है जो पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट को पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट से अलग करता है, जिब्राल्टार है यहाँ पे। ऐसे ही आप यहाँ पर आओगे तो बाबल मानदेब स्टेट है जिसको गेटवे ऑफ टीयर बोलते हैं, वो यहाँ पर रेड सी है और गल्फ ऑफ ओमान है, उसको अलग करता है बाबल मानदेब, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और कमेंट करके बताइए कि जो बेरिंग स्टेट है वो किसको अलग करता है, बेरिंग स्टेट। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स वाज यूज्ड टू मेक वेपन्स एंड टूल्स इन हड़प्पन सिटीज़, तो आंसर होगा यहाँ पर, देखो आयरन तो डिस्कवर नहीं हुआ था, और गोल्ड तो इतना अबंडेंटली अवेलेबल नहीं होता कि आप उसके वेपन्स और टूल्स बनाओगे बैठ के, गोल्ड और सिल्वर, ठीक है, काफ़ी रेयर मेटल्स होते हैं, मतलब उतने, अब रेयर अर्थ मेटल इनको मत बोल देना, रेयर अर्थ मेटल अलग होते हैं हमारे, लेकिन ये उतने ज़्यादा तो मिलते नहीं है, ठीक है। कॉपर आंसर होगा। कैसे? हमें पता है कि हम जो हड़प्पन एज है इसको ब्रॉन्ज एज के नाम से भी जानते हैं, जो इंडस वाली सिविलाइजेशन, इसको ब्रॉन्ज एज क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपको पता है देखो कि जो भी हमारी पूरी हिस्ट्री है, ठीक है, इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। 3 पार्ट में कौन कौन से पार्ट हैं ये? एक तो आपको पता है जो स्टोन एज है, ठीक है, एक हमारा ये इंडस वाली सिविलाइजेशन वाला एज है, ठीक है, जिसको कि हम किस नाम से जानते हैं? जिसको कि हम ब्रॉन्ज एज के नाम से जानते हैं। स्टोन एज आता है, देन आपका ये ब्रॉन्ज एज आता है, देन आता है आपका आयरन एज, आयरन एज। तो स्टोन एज में 3 इसमें हम कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं, एक तो पीलियोलिथिक ओल्ड स्टोन एज, मीजोलिथिक मिडिल स्टोन एज, और नियोलिथिक न्यू स्टोन एज, राइट। तो ये स्टोन एज होती हैं। ब्रॉन्ज एज की जब बात करते हैं तो ब्रॉन्ज एज हमारा इंडस वाली सिविलाइजेशन का एज है। ब्रॉन्ज जो है 2 मेटल्स का क्या है? 2 मेटल्स का ये कॉम्बिनेशन है, कॉपर और टिन का, ठीक है। तो ये लोग, मैंने आपको बताया था क्या करते थे, ये लोग कॉपर उठाते थे कहाँ से? जो चैल्कोलिथिक साइट है, बिकॉज कॉपर वॉज द फर्स्ट मेटल डिस्कवर्ड बाय द ह्यूमंस, तो यहाँ से कॉपर उठाते थे। जो हमारी साइट्स थी जैसे कि जॉर्वे महाराष्ट्र में, कयाथा और ईरान एमपी में, देन अहर बानस आपका राजस्थान में, और टिन उठाते थे कहाँ से? अफगानिस्तान से। दोनों को मिलाते थे और ब्रॉन्ज ही ब्रॉन्ज फैलाते थे। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही आंसर होगा कॉपर। इसको बोलते हैं क्या? प्री हिस्ट्री, इसको बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री, और इसको बोलते हैं एक्चुअल हिस्ट्री, ठीक है। यहाँ पे जो सही आंसर होगा बेरिंग स्टेट जो है ये अलग करता है अलास्का, जो कि यूएसए का पार्ट है, जो पहले रशिया का पार्ट हुआ करता था, एंड रशिया को, ठीक है। और जोड़ता किसको है? जोड़ता है आपका जो पैसिफिक ओशन है, जो सबसे लार्जेस्ट ओशन, आपको पता है ना, प्रशांत महासागर जो है सबसे बड़ा है, पैसा वाला, ठीक है। पैसा ट्रिक आपको याद है?
पैसिफिक सबसे बड़ा है, देन अटलांटिक, देन इंडियन, देन सदर्न, देन आपका आर्कटिक। तो पैसिफिक और आर्कटिक को जोड़ने का काम ये करता है। पैसिफिक ही सबसे डीपेस्ट भी है, अटलांटिक एस शेप में है, नॉर्थ अटलांटिक में तुमको देखने को मिलेगा सरगैसो सी, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। और आर्कटिक सबसे छोटा है। इंडियन ओशन इज द ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री इंडिया। कृष्णा द थर्ड ऑफ मानखेत बिलोंग टू विच डायनेस्टी? मानखेत के कृष्ण तृतीय किस वंश के थे? गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चेरा या फिर पाल? बताइए आंसर। वरना ट्रेंच है। श्री भैया 40 रुपये क्यों भेजे भैया? श्री 40 रुपये, क्या डिमांड है आपकी? हे श्री बोला जाए। हे श्री, हु इज श्री? बताओ भाई। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। कृष्णा दी थर्ड ऑफ मानखेत, तो गुर्जर प्रतिहार ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल गलत होगा, बिकॉज इसका सही आंसर राष्ट्रकूट होगा। फाउंडर कौन थे? दंती दुर्ग। यस यस यस, ठीक है। चलो भाई, तो दंती दुर्ग इसके फाउंडर थे। सर आप सीजल का पूछ रहे के क्या बताना चाहते हो कंपटीशन? अच्छा चलो भाई, तो दंती दुर्ग फाउंडर थे राष्ट्रकूट के, और राष्ट्रकूट ने किसको कूट के ये बनाया था डायनेस्टी? तो जो हमारे लेटर चालुक्य थे, लेटर चालुक्यास के जो कीर्तिवर्मन थे उनको हराया था दंती दुर्ग ने, और एक सेरेमनी परफॉर्म करी थी हिरण्यगर्भ, जिसको क्या बोलते हैं? वूम्ब ऑफ व्हाट? वूम्ब ऑफ आपका जो डियर, ठीक है। तो ये है आपका ऑलराइट, हिरण्यगर्भ, ध्यान रखिएगा। और ये इन्होंने हराने के बाद, जो कीर्तिवर्मन थे उनको हराने के बाद परफॉर्म किया था, और इनकी जो कैपिटल थी वो मान्यखेत थी। कृष्णा दी फर्स्ट इनके एक रूलर थे जिन्होंने एक टेम्पल बनवाया था, जो आज भी हिस्टोरियंस के बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, काफ़ी ज़्यादा उनके लिए एस्टॉनिशिंग होता है वो, बिकॉज वो टेम्पल एक सिंगल रॉक से बना हुआ है, और यह है कैलाश टेम्पल, जो भगवान शिव को समर्पित है, और एलोरा में देखने को मिलेगा महाराष्ट्र में। ये मोनोलिथिक रॉक का टेम्पल है, और एक ही स्टोन से बना है, और ऐसा है कि भाई इसको ऊपर से एक पत्थर है, ऐसे समझ लो पत्थर, उसको काट काट के पूरा मंदिर बना दिया, और ऐसा मंदिर है कि आप देखेंगे तो एकदम मज़ा आ जाएगा देख के आपको। औरंगजेब ने तोड़वाने की कोशिश करी, लेकिन वो तोड़वा नहीं पाया। कृष्णा दी जो थर्ड है, तो ये मान्यखेत, ठीक है, डायनेस्टी हमने देख ली, लेकिन ध्यान रखिएगा ये कैलाश टेम्पल है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कैलाश नाथ टेम्पल, तो ये अगर कैलाश नाथ टेम्पल पूछेगा तो ये एक कांचीपुरम में है। इसको किसने बनवाया था अगर आप बता सकें? हिंट देता हूँ, पल्लव डायनेस्टी के एक रूलर थे, उन्होंने बनवाया था इसको। तो गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच में कोई दोस्ती है क्या? दोस्ती तो नहीं, दुश्मनी थी, और ये दुश्मनी थी जिसको हम बोलते हैं ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल, ठीक है। ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल, त्रिपक्षीय युद्ध, जो कि कन्नौज में पावर स्टैब्लिश करने के लिए था, तो इसको हम कन्नौज या फिर कन्नक बुच स्ट्रगल के नाम से भी जानते हैं। ये 790 एडी के टाइम पे हुआ था, मतलब 8th सेंचुरी एडी हम बोल सकते हैं उसको। और एक इसके बीच में हुआ था, गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट थे, और चालुक्य बोल रहा हूँ, और आपके पाल थे, ठीक है। तो ये इन तीनों के बीच में ही आपका हुआ था ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल, ठीक है। चेरा चोला पांडे, चलो अभी उसको भी रिवाइज कर लेंगे। तो कैलाशनाथम जो टेम्पल है, कैलाशनाथ टेम्पल एट कांचीपुरम, इसको बनवाया था नरसिम्हवर्मन, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, नरसिम्हवर्मन सेकंड ने। इन्होंने ही, अगर आपको याद हो, ऐरावतेश्वर मंदिर भी बनवाया था, ऐरावतेश्वर मंदिर, ठीक है। और ध्यान रखेंगे कि बृहदेश्वर मंदिर, ये कहाँ है? बृहदेश्वर मंदिर हमारे दो हैं, ये सब तमिलनाडु में हैं, चाहे ऐरावतेश्वर हो, चाहे बृहदेश्वर हो, और सब भगवान शिव के हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ एक टेम्पल, आप बताना। एक सेकंड रुको। होयसालेश्वर टेम्पल, होयसालेश्वर टेम्पल, ठीक है। तो ये वाला जो टेम्पल है, ये किसको डेडिकेटेड है, और ये किसने बनवाया था, और कहाँ पर है? तो बृहदेश्वर दो हैं, एक तो तंजौर में है, जो राजा राजा दी फर्स्ट ने बनवाया, राजा राजा दी फर्स्ट ने बनवाया, और एक कहाँ पर है? गंगई कोंडा चोलापुरम में, सब तमिलनाडु में। ऐरावतेश्वर, बृहदेश्वर सब भगवान शिव के हैं, और यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी ग्रेट लिविंग जो चोला आर्किटेक्चर, उसमें इंक्लूडेड है ये। गंगई कोंडा चोलापुरम, तो टाइटल किसने लिया था ये? राजेंद्र द फर्स्ट ने।
राजेंद्र चोला ने टाइटल लिया था, जिनको नेपोलियन ऑफ साउथ इंडिया के नाम से जानते हैं, तो उन्होंने ही यहाँ पर बनवाया था टेम्पल। होयसालेश्वर डायनेस्टी ने बनवाया था, जो कि हाले बीडू वाले थे, हाले बीडू वाले होयसालेश्वर, और ये भगवान शिव को डेडिकेटेड है। एक इन्होंने भगवान विष्णु के लिए भी एक टेम्पल बनवाया। कमेंट कोई बता सकता है उस टेम्पल का नाम क्या है? और इनके जो टेम्पल होते थे वो स्टार शेप टेम्पल होते थे। कहाँ में? कर्नाटक में। किस स्टाइल में? वेसरा स्टाइल में। ध्यान रखिए ना, अगर कोई कभी पूछ ले कि भाई स्टार शेप टेम्पल कौन बनवाता था, तो आंसर होगा स्टार शेप्ड टेम्पल होयसालेश्वर ऑफ हालेबीडू बनवाते थे। इतनी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नागभट्ट वॉज द किंग ऑफ विच डायनेस्टी? नागभट्ट निम्नलिखित में से किस राजवंश के राजा थे? बताइए। सर पानी पी लो अंकुर। अच्छा, अब अंकुर बोल रहे हैं पानी पी लो तो पी लेते हैं। हाँ, अभी का सबसे सही आंसर है, पहले है, बिल्कुल सही है, अभी का सही है, और किसी ने दिया। इट इज़ नो, इट इज़ चन्ना केशव टेम्पल। ठीक है, चन्ना केशव टेम्पल। केशव कौन है यहाँ? विष्णु जी हैं। चन्ना केशव टेम्पल है ये। क्या चीज़? ओ सॉरी, यस, आई माई बैड। ठीक है, गलती से फ्लो में मैंने, और ये तो पल्लव डायनेस्टी के रूलर हैं। ठीक है, एंड जो ऐरावतेश्वर था वो चोला डायनेस्टी के रूलर। ठीक है, चोला के रूलर जो आपके राजा राजादी सेकंड थे। ठीक है, राजा राजादी सेकंड। आई एम रियली सॉरी, वो नरसिम्हा सेकंड के चक्कर में और इसे पेट दर्द के चक्कर में फ्लो में आई थिंक उसमें लग गया मैं, रियली सॉरी। ठीक है, तो चोलाज ने बनवाया था, राजा राजादी सेकंड ने ऐरावतेश्वर। एंड ये ध्यान रखना, जो तंजौर वाला है इसको राज राजेश्वर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, राज राजेश्वर। बाकी तो चोला के जो आप क्या क्या रिकॉल कर सकते हैं चोला से, विजयलया फाउंडर थे, कावेरी डेल्टा में मुत्तराइयार्स को हराया था। देन ठीक है, मुत्तराइयार पल्लव के फिडेटरी हुआ करते थे, इनको भी हम पल्लव के फिडेटरी बोलते हैं। इनकी कैपिटल तंजौर थी। उरायूर भी एक टाइम पे हुआ करती थी, देन बाद में गंगाईकोंडा चोलापुरम बनी। देन अगर बात करेंगे इनके लैंड डोनेशंस, आपको पता होना चाहिए, शालभोग और ये देवदान और ये सब जो पल्ली चंदन वगैरह मैंने आपको पढ़ाए थे, सारे डोनेशंस। देन उर और सभा जो मीटिंग होती थी, उर कॉमन लोगों की सभा, लर्नेड ब्राह्मण्स की। और जो उत्तरा मेरूर इंस्क्रिप्शन है वो चोलास के बारे में हमें बताता है। ये अपने ब्रॉन्ज कल्चर्स के लिए जाने जाते थे। लॉस्ट वैक्स टेक्निक से ब्रॉन्ज कल्चर्स बनाते थे कौन? चोला डायनेस्टी वाले। ठीक है, और बाकी चोला की कैपिटल तो हमने देख ली। इसी तरह जो चेरा चोला मतलब वो थे तीनों को जो संगम एज बोलते हैं, तो चेरा यहाँ थे, चोला यहाँ, पांड्या यहाँ, और यहाँ चोला यहाँ। चेरा की कैपिटल थी वंजी। ठीक है, मुजरी और टोंडी इनकी पोर्ट सिटी थी। वहीं पांड्या की मदुरई कैपिटल थी, और इनकी कोड़कई जो थी वो क्या थी? पोर्ट सिटी थी। और चेरा का जो एम्बलेम था वो बो एंड एरो था, पांड्या का फिश था, और चोलास का टाइगर था। नागभट्ट की अगर बात करेंगे तो किस डायनेस्टी से थे? वर्धन डायनेस्टी, पुष्यभूति डायनेस्टी के नाम से जानी जाती है। इसके बारे में पूरा सब कुछ मैं पढ़ा चुका, अब ये मत बोला नहीं पढ़ाया है। ठीक है, इसके जो मेन अगर हम सबसे ग्रेटेस्ट रूलर की बात करेंगे वो हर्षवर्धन थे। उनके भाई कौन थे? उनके भाई का नाम था राज्यवर्धन। उनके फादर का नाम था क्या था? प्रभाकर वर्धन। ठीक है, और राज्यश्री वाली पूरी स्टोरी मैंने बताई थी, किस तरह से हर्षवर्धन ने शशांक जो रूलर था यहाँ पर, जो एक गॉड प्रोविंस पड़ती थी, उनको हराया। मौखरी की उस समय राजा थे ग्रहवर्मन, उनके साथ शादी हुई थी राजश्री की। उसके बाद आपको पता है वो सब तो चला गया था, मतलब से वो सब चले गए। उसके बाद यही कन्नौज जो मौखरी की कैपिटल हुआ करती थी, देन बाद में वर्धन या फिर पुष्यभूति डायनेस्टी की कैपिटल बनी। देन उसके बाद वर्धन डायनेस्टी नीचे उतरे नर्मदा रिवर के नीचे, तो उनको पुलाकेशिन II ने हरा दिया और दक्षिण पतेश्वर का टाइटल लिया। जो नागभट्ट थे ये गुर्जर प्रतिहार के रूलर थे, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर होगा। ककातियाज, ये इनकी कैपिटल क्या थी? वारंगल। ठीक है, इनको हराने का काम किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी का जो मिलिट्री कमांडर था मलिक काफूर ने हराने का काम किया था। अगर आपको याद हो, पहले यादव्स ऑफ देवगिरी को हराया, होयसाल ऑफ हालेबीडू को हराया, ककातियाज ऑफ वारंगल को हराया, देन पांड्याज ऑफ मदुरई को हराया। तो इन सब को हरा के गया था कौन? मलिक काफूर, जिसको 1000 दिनारी के नाम से जानते हैं हम, है ना। बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट बिटवीन इंग्लिश कंपनी एंड नवाब ऑफ बंगाल इन विच ईयर? तो आई थिंक इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, मल्टीपल टाइम्स हम लोगों ने कर रखा है। बैटल ऑफ बक्सर और इलाहाबाद की, ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर 7 रिवाइज भी हम मल्टीपल टाइम्स कर चुके हैं। ठीक है, मैं करवा देता हूँ फिर से। बैटल ऑफ प्लासी हुआ क्यों था? इमीडिएट कॉज क्या था? ब्लैक होल ट्रेजेडी, काल कोठरी की घटना। रॉबर्ट क्लाइव लीड कर रहा था यहाँ पर ब्रिटिश फोर्सेस को इस बैटल ऑफ प्लासी में। बैटल, और ये हुआ था सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में।
इसके बाद मीर जाफ़र को नवाब बनाया जाता है बंगाल का आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी। देन बैटल ऑफ बक्सर होता है 1764 में, जहाँ मीर जाफ़र नहीं, मीर कासिम और अवध का नवाब शुजाउद्दौला और जो शाह आलम टू था उस समय का जो मुगल शासक था, बैटल ऑफ प्लासी के टाइम पे जो मुगल शासक था ही वॉज आलमगीर दी सेकेंड, ठीक है, लेकिन अभी शाह आलम टू था। तो इन सब के बीच में होता है ये तीनों एक साइड थे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। जीत किसकी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। और लीड कौन कर रहा था ब्रिटिश फोर्सेस को? मुनरो लीड कर रहा था, ठीक है, मुनरो। 1765 में इलाहाबाद की ट्रीटी होती है, वहाँ से डुअल का काइंड ऑफ कंट्रोल शुरू होता है और रॉबर्ट क्लाइव ने उसको साइन करवाया था, तो उसी को क्रेडिट जाता है 1765 में डुअल कंट्रोल इन बंगाल स्टैब्लिश करने के लिए, जिसको कि रिमूव 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया था, ठीक है। और आपको ये आई थिंक मैंने पिछले लेक्चर में बात बताई थी कि अली वर्दी खान जो था उसके बाद ही सिराजुद्दौला बना था नवाब बंगाल का, यानी कि सिराजुद्दौला से पहले अली वर्दी खान था, ठीक है, नवाब बंगाल का। और पहला नवाब कौन था बंगाल का? मुर्शिद कुली खान। शादत खान बुरहानुल मुल्क अवध का। और हैदराबाद का कौन था? सहारा डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट। तो सहारा मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर नॉर्थ अमेरिका। तो अगर ये हैं हमारे सारे डेजर्ट्स अक्रॉस दी वर्ल्ड, सहारा जो है ये सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट है पूरे वर्ल्ड का, सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट पूरे वर्ल्ड का। वैसे तो एंटार्क्टिका है सबसे बड़ा डेजर्ट, लेकिन वो कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है, शीत मरुस्थल है। अगर ग्रीष्म मरुस्थल की बात करेगा तो इट इज़ सहारा। यहाँ पर आएंगे आपको सोनोरन और मोजावे, जिसका, ठीक है, मोजावे, ये ध्यान रखेंगे। यहीं पे ही नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट पीक माउंट मैकिनले या फिर जिसको देनाली के नाम से भी जानते हैं वो भी है। पूछ सकता है बिकॉज अभी करंट में जब डोनाल्ड ट्रंप अभी प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने बोला हम नाम बदल देंगे इसका भी, तो ये ध्यान रखना है ना। तो माउंट देनाली या फिर आपका माउंट मैकिनले वही सेम ही है, नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट पीक है। देन आते हैं साउथ में अटकामा, ये वर्ल्ड का ड्राइएस्ट डेजर्ट है, सबसे सूखा डेजर्ट अगर कहीं का है तो यही है अटकामा। यहीं पे आपकी एंडीज़ माउंटेन रेंज पड़ती है जो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। वैसे तो सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट रिलीफ फीचर पूरे वर्ल्ड का ये मिड अटलांटिक रिज है जो अटलांटिक ओशन के बीचों बीच है, जो कि एक कैसी है, ये एक आपकी डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है यहाँ पे, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर नामीब और कालाहारी डेजर्ट देखने को मिलेगा। देन और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, और यहीं पे इसी का एक पार्ट है जिसको बोलते हैं नामीब डेजर्ट, सॉरी नामीब बोल रहा हूँ, गिब्सन डेजर्ट, ठीक है, गिब्सन डेजर्ट, ऑलराइट। यहाँ पे आपका गोबी डेजर्ट है जो कि आपका एक कोल्ड डेजर्ट है, जो कि कहाँ पर पड़ रहा है? चाइना और मंगोलिया, मेनली तो मंगोलिया में, चाइना और मंगोलिया के बॉर्डर में, ठीक है। क्लियर यहाँ तक सभी को? तो आंसर क्या होगा? सहारा डेजर्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अफ्रीका। अफ्रीका में ग्रासलैंड को किस नाम से जानते हैं? सवाना। फ्री का होता है तो बोलते हैं सवाना, ठीक है। और साउथ अमेरिका की ग्रासलैंड की बात करेंगे तो अर्जेंटीना में पंपास के नाम से जानते हैं। ब्राज़ील में किस नाम से जानते हैं? कोई बताएगा ब्राज़ील में किस नाम से जानते हैं? देन ऑस्ट्रेलिया में इसको डाउन्स के नाम से जानते हैं। नॉर्थ अमेरिका में तो प्रेरीज के नाम से जानते हैं, और प्रेरीज को व्हीट ग्रैंडीज ऑफ दी वर्ल्ड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। हंगरी में पुश्तास के नाम से, साउथ अफ्रीका में वेल्ट के नाम से जानते हैं इसको, और तो क्या है, वेनेजुएला में इसको कोनुको के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ऑलराइट। नहीं भैया ग्रासलैंड पूछ रहा हूँ, जो रोका आप बता रहे हैं सर, रोका है शिफ्टिंग कल्टीवेशन का नाम ब्राज़ील में। कंपोज है ब्राज़ील में, और लानोस है कहाँ पर? वेनेजुएला में। ध्यान रखिएगा, ग्रासलैंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन है ब्राज़ील में रोका, कि तुम ब्राज़ील में शिफ्टिंग कल्टीवेशन करने जाओगे रोक लिया जाएगा। और कोनुको है शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहाँ पे? वेनेजुएला में। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू, तो स्टार्स जो है हमारे तारे, वो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार क्यों करते हैं भाई? वो स्कैटरिंग की वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से, डिस्पर्जन की वजह से, या फिर रिफ्लेक्शन की वजह से। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्यों होती है? वो होती है अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन की वजह से। ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी दी करेक्ट आंसर। अब होता क्या है कि जैसे जो हमारे स्टार हैं, ठीक है, मान लेते हैं स्टार है ये, तो जब हम देखते हैं तो जब लाइट ये स्टार की आती, रीच होती है, तो रीच होते होते बड़ा रिफ्रैक्शन हो चुका होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एटमॉस्फेयर की बहुत सारी लेयर्स हैं, और उस बहुत सारी लेयर्स का डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से रिफ्रैक्शन बहुत मल्टीपल टाइम्स होता है, जिसकी वजह से उसकी हमें एपरेंट पोजीशन देखने को मिलती है, यानी कि जो एक्चुअल पोजीशन है वो नहीं, और वो एक्चुअल पोजीशन थोड़ा इधर उधर डिम होती रहती है, बिकॉज हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसका कॉम्पोजिशन एकदम तो यूनिफॉर्म, एकदम हमेशा स्टेबल तो रहता नहीं है। तो रिफ्रैक्शन की वजह से और क्या होता है? तो रिफ्रैक्शन की वजह से हमें जो अर्ली सनराइज और डिलेड जो सनसेट है वो भी देखने को मिलता है।
यानी कि सूर्योदय से 2 मिनट पहले हमें सूर्य दिखने लगता है और सूर्यास्त के बाद तक 2 मिनट तक हमें देखने को मिलता रहता है जो सन है। तो इसी को बोलते हैं अर्ली सनराइज और डिलेड सनसेट, तो रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। वहीं पे अगर हम बात करेंगे स्कैटरिंग की वजह से कौन कौन से फिनोमिना होते हैं। स्कैटरिंग की वजह से, स्कैटरिंग इसको हिंदी में प्रकीर्णन बोलते हैं, इस कॉन्सेप्ट को दिया था रैले ने। वैसे तो एक रमन स्कैटरिंग भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ज़रा बताइए रमन जी ने अपनी स्कैटरिंग कब दिया था, इसके बारे में भी आपको बताना है। तो यहाँ पर स्कैटरिंग की अगर बात करेंगे तो इससे क्या होता है, तो इससे एक तो जो स्काई का, जो हमारा आसमान है उसका जो ब्लू कलर होता है वो एक तो देखने को मिलता है स्काई का, प्लस साथ ही साथ जो सनराइज और सनसेट के टाइम पे, यानी कि सूर्योदय और सूर्यास्त के टाइम पे जो सन का रेड कलर होता है, ठीक है, जो सन का रेड कलर होता है वो भी इसीलिए देखने को मिलता है स्कैटरिंग की वजह से, ध्यान रखिएगा। रमन स्कैटरिंग की जो डिस्कवरी हुई थी वो 28 फेब 1928 को हुई थी, इसीलिए अब नेशनल साइंस डे भी इसी दिन सेलिब्रेट करते हैं। 1930 में सीवी रमन जी ने क्योंकि इसकी डिस्कवरी करी थी तो सीवी रमन जी को नोबेल मिला था इसी साल, ठीक है, सीवी रमन जी को। और भारत रत्न कब मिला था, सीवी रमन नोबेल, ठीक है, भारत रत्न 1954 में मिला था इनको। ऑलराइट, इसमें स्कैटरिंग में क्या डिस्कवर किया था इन्होंने कि अगर एक लाइट है, इंसिडेंट लाइट है, उसकी कोई वेवलेंथ है, तो कुछ सर्टेन ऐसे लिक्विड होते हैं, गैसेज होते हैं जहाँ से जब हमारी पास होती है लाइट तो उसकी वेवलेंथ चेंज हो जाती है। ये सीवी रमन जी ने डिस्कवर किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे सही आंसर होगा। रिफ्लेक्शन की जब हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को रिकॉल कर लेते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन को, कि ये क्या चीज़ होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ये तब होता है, तब देखने को मिलता है हमें जब कोई एक लाइट रे डेंसर टू रेयर मीडियम ट्रैवल कर रही है, यानी कि ज़्यादा घनत्व वाले से कम घनत्व वाले जो हमारा मीडियम है उसमें ट्रैवल कर रही है, प्लस उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इट इज़ ग्रेटर दैन द क्रिटिकल एंगल। और ये कहाँ कहाँ देखने को मिलता है हमें TIR, तो जो आपका ऑप्टिकल फाइबर है वहाँ पे देखने को मिलेगा, प्लस जो आपका मिराज वाला फिनोमिना होता है, मिराज जो डेजर्ट में आपको ऐसा पानी सा दिखता है, या फिर जब आप रोड में जाते हो गर्मियों के टाइम पे तो आपको आगे, यूजुअली जब कार में आप बैठे होते हो तो आगे आपको देखने को मिलता है, ऐसा लगता है पानी पड़ा हुआ है, तो पानी नहीं होता, वो TIR का फिनोमिना होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ऐसा हमें ऑब्जर्व होता है। क्लियर है। और इसी की वजह से, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ही हमारा जो डायमंड है वो भी स्पार्कल करता है, जो हीरा है वो भी चमकता है। और हीरा एकमात्र जगह कौन सी इंडिया में जहाँ पर पाया जाता है डायमंड। और पूरे वर्ल्ड का जो सबसे लार्जेस्ट वर्किंग स्पेस है वो आपको पता होना चाहिए, करंट अफेयर में पूछ सकता है, सूरत डायमंड ब्राउस, ठीक है, सूरत डायमंड ब्राउस नहीं बाउट्स, ठीक है, ये आपका सूरत में पड़ता है। खिजौड़िया करके एक गाँव है गुजरात में, वहाँ पर। और डायमंड आपको पता होना चाहिए कि आपका ये जो डायमंड होता है किसका एलोट्रोप होता है, कार्बन का एलोट्रोप होता है, कार्बन का प्रूफ होता है। इसमें एक कार्बन एटम 4 अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड होता है। हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन होता है, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन। और ये जो है आपको देखने को मिलता है पन्ना में, ठीक है। पन्ना कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में। आज भी लोग जो है अपनी किस्मत आजमाते रहते हैं यहाँ पे। विच पोर्ट इज़ डेवलप्ड एज अ सैटेलाइट पोर्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया है ना। वॉट पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, बिल्कुल सही बेटा तनु, ठीक है। तो सैटेलाइट पोर्ट क्या पोर्ट होते हैं, तो वो पोर्ट होते हैं जो कि इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि किसी पोर्ट की जो क्षमता है, कैरिंग कैपेसिटी है, वो एकदम रीच कर चुकी है। और ये है आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जिसको कि जाना जाता है नावा शेवा के नाम से, नावा शेवा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हम पोर्ट सारे देख लेते हैं। तो इंडिया में कितने मेजर पोर्ट हैं, तो पता होना चाहिए आपको कि 13 टोटल आपके कितने हैं मेजर पोर्ट्स हैं, और लगभग 200 माइनर पोर्ट्स हैं, ठीक है। अब इनमें से ध्यान रखना, 13 मेजर में से 12 पब्लिक पोर्ट हैं। 12 अगर पूछ लेगा कितने मेजर पब्लिक पोर्ट हैं तो आंसर 12 होगा। मेजर जी, सीधा मेजर ठीक है। तो पब्लिक क्यों इसमें लिख रहे हैं वो भी मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। तो कांडला पोर्ट है गुजरात में, जिसको दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट के नाम से जानते हैं। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको मुंबई पोर्ट देखने को मिलेगा। अब था क्या कि मुंबई पोर्ट की कैपेसिटी रीच कर चुकी थी, ठीक है, यानी कि अब नहीं, तो इसीलिए इसकी मतलब इसको वैसे तो यहाँ पे थोड़ा सा पड़ेगा, ठीक है। तो इसकी जो कैपेसिटी फुलफिल हो गई थी, तो इसीलिए एक साइड में एक नया पोर्ट बनाया गया और उसको बोला हमने जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, नावा शेवा इन शॉर्ट। तो इसीलिए इसको ऐसे पोर्ट को हम सैटेलाइट पोर्ट बोलते हैं। देन हम आएंगे महाराष्ट्र के नीचे गोवा में।
गोवा में होगा मर्मगांव पोर्ट, जो किस रिवर की ईस्चुरी में बना हुआ है, बताओ जल्दी से कौन सी रिवर की जो ईस्चुरी उसमें बना हुआ है। देन आएंगे कर्नाटक में, कर्नाटक में आपको देखने को मिलेगा मैंगलोर पोर्ट। देन आओगे केरला में, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कोची पोर्ट, जिसको किस नाम से जानते हैं जरा बताएंगे। मर्मगांव जो है वो आपका जुआरी रिवर की ईस्चुरी में बना हुआ है। देन आते हैं तमिलनाडु में, तमिलनाडु में आपको टोटल 3 पोर्ट देखने को मिलेंगे, 3 पोर्ट। तो सबसे ज़्यादा मेजर पोर्ट अगर किसी स्टेट में है तो वहीं पे है एन्नोर, जिसको कामराजर पोर्ट के नाम से जानते हैं। अब ये क्या है ना, ये एक कॉरपोरेटाइज्ड पोर्ट है, इंडिया का पहला कॉरपोरेटाइज्ड पोर्ट है, कॉरपोरेटाइज्ड पोर्ट है ये, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि इसमें पब्लिक शेयर होल्डिंग नहीं है, गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग नहीं है, प्राइवेट शेयर होल्डिंग है, ठीक है। एन्नोर हो जाएगा आपका, टूटीकॉर्न हो जाएगा, और आपका चेन्नई हो जाएगा पोर्ट। तो इसीलिए जो है ये एकमात्र ऐसा पोर्ट है जो कि मेजर है लेकिन प्राइवेट पोर्ट है, ठीक है। फिर ऊपर आ जाएंगे, आंध्रा है हमारा यहाँ पर, तो आपको पता है यहाँ पर हमारा विशाखापट्टनम है, विशाखापट्टनम। और ये जो विशाखापट्टनम है ये आपका डीपेस्ट लैंड लॉक्ड पोर्ट है, यानी कि सबसे गहरा स्थल रुद्ध बंदरगाह है। देन यहाँ पर आएंगे आपका उड़ीसा है, ठीक है, उड़ीसा, उड़ीसा में आपका है पारादीप पोर्ट। और पारादीप पोर्ट जो है अभी करंट में लार्जेस्ट कार्गो हैंडलिंग करता है, यानी कि सबसे ज़्यादा कार्गो हैंडलिंग करने में नंबर 1 पे। देन ऊपर आओगे तो तुम्हें यहाँ देखने को मिलेगा कोलकाता पोर्ट और हल्दिया पोर्ट, हल्दी। और कोलकाता जो है सबसे पुराना पोर्ट है, कब डेवलप हुआ था, लगभग 1877 में डेवलप हुआ था, सबसे ओल्डेस्ट पोर्ट है, डायमंड हार्बर के नाम से भी जानते हैं। तो टोटल 13 मेजर पोर्ट हो गया, ऑप्शन नंबर बी विल बी दी करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर, टोटल कितने मेजर पोर्ट, 13। और इसको क्वीन ऑफ अरेबियन सी के नाम से जानते हैं, ठीक है, क्वीन ऑफ अरेबियन सी। अगला सवाल, हाउ मेनी टाइम्स हैज द गंगा रिवर बीन मेंशन इन द ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार आया है, 4 बार आया है, 3 बार आया है, 2 बार या 1 बार। तो गंगा रिवर को ध्यान रखना है, टोटल 1 बार ही मेंशन किया गया है। यमुना को 3 बार मेंशन किया गया है। कृष्णा रिवर को कितनी बार मेंशन किया गया बताएंगे। तो आपको पता है टोटल हमारे 4 वेद हैं, ठीक है। तो ऋग्वेद जो है वो सबसे ओल्डेस्ट वेद है, लिख देता हूं मैं, ठीक है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है। तो ऋग्वेद की जब हम बात करते हैं तो ऋग्वेद टोटल 10 किताबों से मिलकर बना हुआ है, तो यानी बोल देते हैं 10 मंडल हैं इसमें। सबसे पुराना और सबसे लार्जेस्ट वेद है, सबसे ओल्डेस्ट, यानी सबसे पहले कंपाइल किया गया होगा। इन 10 मंडल में आपसे पूछता है कि गायत्री मंत्र किसमें दिया है, ठीक है, किसमें गायत्री मंत्र दिया हुआ है, ये आपसे पूछता है। और भगवान सोम के बारे में किसमें दिया हुआ है, एंड जो पुरुष शुक्ता की हाइम है वो किसमें दी हुई है, पुरुष शुक्ता की हाइम। सामवेद ओल्डेस्ट बुक है म्यूजिक में। यजुर्वेद इसमें प्रेयर्स वगैरह दी हुई है। और अथर्ववेद में अगर बात करेंगे तो मैजिकल स्पेल्स एंड चार्म्स दी हुई है, मैजिकल स्पेल्स एंड चार्म्स टू वॉर्ड ऑफ द एविल स्पिरिट्स, एविल स्पिरिट्स को दूर भगाने के लिए। गायत्री मंत्र जो है आपका 3rd मंडल में मेंशन्ड है। और भगवान सोम के बारे में 9th मंडल में। पुरुष शुक्ता की जो हाइम है वो 10th मंडल में है। इसी में बताया गया है कि भगवान जो मतलब एक हमारे ब्रह्मा जी टाइप हैं गॉड, तो उनके मुख से निकले हैं ब्राह्मण, उनके हथेलियों से निकले हैं क्षत्रिय, थाई से जांग से निकले हैं जो वैश्य हैं, और उनके फीट से निकले हैं शूद्र। ये इसमें पुरुष शुक्ता की हाइम में लिखा हुआ है, ठीक है। और गायत्री मंत्र को कंपोज किसने किया था ये बताएंगे। कृष्णा रिवर को 1 बार भी मेंशन नहीं किया गया, 0 टाइम्स। इन 1840 द परमहंस मंडली, और सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट मेंशन रिवर कौन सी है, सबसे ज़्यादा जिसको मेंशन किया गया है वो नदी कौन सी है, तो वो नदी है आपकी सिंधु नदी, इंडस। इन 1840 द परमहंस मंडली वॉज एस्टैब्लिश्ड। और सरस्वती भी काफ़ी मेंशन है, सरस्वती, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर पूछेगा तो सिंधु। ये अनुष्का सिंह बिल्कुल सही है। इसमें आपका अगर हम बात करेंगे ऋग्वेद में तो टोटल मैंने इस वजह से भी नहीं करवाया बिकॉज मुझे वेदांग भी करवाने, वेदांत भी करवाने, मुझे ब्राह्मण्स भी करवाने, तो मैं सोच रहा था कल इनके बारे में बता दूंगा, नहीं तो ओवर हो जाएगा फिर यहाँ पर, ठीक है। 1028 हाइम्स हैं इसमें, जिनको कि हम शुक्ता के नाम से भी जानते हैं, और 10,600 वर्सेज हैं इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो
1840 में परमहंस मंडली वॉज स्टैब्लिश टू वर्क फॉर द एबॉलिशन ऑफ कास्ट एक्ट। तो कहाँ पर स्टैब्लिश हुआ था परमहंस मंडली 1840 में? तो ये स्टैब्लिश हुआ था बॉम्बे में। किसने स्टैब्लिश किया था? आई थिंक मैं बता रखा हूँ आपको। परमहंस मंडली को स्टैब्लिश किया था दादोबा पंडुरंग ने। ठीक है, दादोबा पंडुरंग। मैं लिख क्या रहा था यहाँ पर? आत्मा पंडुरंग। आत्मा पंडुरंग ने क्या स्टैब्लिश किया? प्रार्थना समाज। कब? 1867 में, 1867 में। दोनों ही बॉम्बे में बने, चाहे परमहंस मंडली चाहे आपका प्रार्थना समाज। दोनों ने ही ऑलमोस्ट सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स के लिए काम किया, जैसे कि कास्ट रिमूवल का, ठीक है, अनटचेबिलिटी हटाना, विमेंस का उत्थान करना, इन सब चीज़ों में काम किया था। प्रार्थना समाज जो 1867 में आत्माराम पंडुरंग ने स्टैब्लिश किया था, उसको 1870 में केशव चंद्र सेन ने ज्वाइन किया था। ये मैंने बताया होगा, सॉरी, एमजी रानाडे ने ज्वाइन किया था 1870 में। केशव चंद्र तो फाउंडिंग मेंबर थे प्रार्थना समाज के, अलॉन्ग विद आत्माराम पंडुरंग। आप आर्य समाज को रिकॉल करिए, उसकी पहली यूनिट वगैरह सब। आप रामकृष्ण मिशन को रिकॉल करिए यहाँ पर। आप ब्रह्म समाज को रिकॉल करिए। आप तत्वबोधिनी सभा को रिकॉल करिए। आप रिकॉल करिए यहाँ पर देवबंद मूवमेंट को, अलीगढ़ मूवमेंट को, ये सब को। ठीक है, क्योंकि आपको ही एट द एंड ऑफ द डे एग्जाम में बैठना है। रिकॉल करिए, मैं पढ़ा चुका हूँ सब। स्टैब्लिश्ड इन, तो देवबंद मूवमेंट मैंने पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है? देवबंद शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने नहीं बताया, तो मैं देवबंद बता देता हूँ आपको। देवबंद जो है ये गंगोही और नानोटोवी, ठीक है, नाना टोवी, ये फाउंडर थे। यूपी में जगह पड़ती है, वहाँ पे देवबंद मूवमेंट स्टार्ट किया था। ये एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था मुस्लिम कम्युनिटी के लिए। फिर से वही क्वेश्चन आ गया क्या? यस यार, वही क्वेश्चन आ गया। इसका आंसर ये होगा। ठीक है, वेद समाज जो बना था ये किसने बनाया था? शिव नारायण अग्निहोत्री ने। शिव नारायण अग्निहोत्री, कानपुर वाले। ठीक है, बाकी तो सत्य शोधक समाज 1873, ज्योतिराव फूले। ज्योतिराव फूले ने सार्वजनिक सत्य धर्म और गुलामगिरी 2 किताबें लिखी थी, मराठी में उन्होंने लिखी थी इन किताबों को। ठीक है, द रियल एग्जीक्यूटिव हैं, ये भी यार क्वेश्चन कर चुके, प्राइम मिनिस्टर होगा, पहले पढ़ चुके हैं ये। चलो अगला क्वेश्चन है, वेयर विल बी द इमेज बी फॉर्म्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। जब वस्तु को अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? बताओ। देखो भैया, कल ही पढ़ाएं इसके बारे में बैच में। तुम समझ तो गए हो कि लंबी सांस मैंने क्यों ली? डर का माहौल है क्यों? कॉनकेव मिरर की अब हम इमेज फॉर्मेशंस पढ़ेंगे। ठीक है, डरो नहीं, उतना लंबा चौड़ा भी यहाँ मैं नहीं जाने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर बस मैं लिख देता हूँ, जैसे एट फोकस, पहले एट इन्फिनिटी, ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, और यहाँ लिखूंगा इमेज की पोजीशन। ठीक है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, एट फोकस, बिटवीन फोकस एंड पोल। ठीक है, अब इमेज देखते हैं कहाँ बनेगी। एट फोकस, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, इमेज कहाँ बना रहा हूँ? फोकस पे। ऑब्जेक्ट फोकस पे, इमेज कहाँ बनाऊँ? इन्फिनिटी पे। बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस बना दो। बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस ऑब्जेक्ट है, तो बियॉन्ड सी इमेज बना दो। एट सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑब्जेक्ट है, तो एट सेंटर ऑफ कर्वेचर ही इमेज बना दो। नेचर क्या होगा? नेचर हर केस में, इन 5 केस लिए, ऊपर के 5, आखिरी अभी नहीं करवाया मैंने, इन सब केस में कैसी बनेगी? रियल और इन्वर्टेड, सीधी, सॉरी, वास्तविक और उल्टी। और साइज क्या होगा? हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज्ड? हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज्ड? डिमिनिश्ड यानी कि बहुत छोटी, छोटी, सेम साइज यानी बराबर, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज। ठीक है, तो यहां पर एनलार्ज्ड है, एनलार्ज्ड, और यहां पर हाईली एनलार्ज्ड। तो आप देख रहे हैं किस तरह से बहुत छोटी, देन छोटी, सेम साइज, बड़ी, बहुत बड़ी। ये वाला जो केस होता है एक्सेप्शनल केस होता है, जहां पर जो इमेज बनती है
बिटवीन बिटवीन जो फोकस और पोल के बीच में अगर होगी ना, तो इस केस में पता है क्या होता है, इस केस में आपकी बनती है वर्चुअल और इरेक्ट इमेज, और ये एनलार्ज्ड होती है। और ये कहाँ बनेगी ज़रा बताइए ज़रा। मिरर के तो पीछे बनेगी, क्योंकि कॉनकेव मिरर कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। और जैसे मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये, और आपको पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर डबल होता है, दुगना होता है फोकस का। तो ये फोकस है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर तो फोकस ऑब्वियस सी बात है 10 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। इतनी बात आपको पता होगी। तो अब यहाँ पे क्या, यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया, अब इसको एक तो यहाँ से पास कराऊंगा, तो सीधा मारूंगा तो कैसे निकल जाएगा, सीधा पैरेलल मारता हूँ तो फोकस से निकल जाता है, और एक यहाँ मारूंगा तो ऐसे कभी मीट करेंगी नहीं, तो इसको क्या करते हैं, पीछे से ले जाते हैं, पीछे ले जाते हैं ऐसे, ठीक है। तो इस वजह से इसको बोलते हैं कि ये वर्चुअल इमेज है, ठीक है। वर्चुअल, मेक इट मेक इट लार्ज। सर पीवाई की 5 पॉइंट आएगा क्या, क्योंकि टाइम कम है, अगर नहीं आएगा तो 4 पॉइंट। नहीं भैया आएगा आदित्य सिंह, रुक जाओ बस कुछ ही दिन में स्टार्ट करते हैं। पॉडकास्ट पे कितने व्यूज़ आ गए? ओके, पॉडकास्ट काफ़ी वायरल हो गया कितने व्यूज़ हैं पॉडकास्ट पे? ओके, अच्छा, मतलब तुम लोग को तो दिख रहे होंगे आई थिंक 30-40 कुछ, लेकिन मेरे बैकएंड पे दिखा रहा है 80,000 व्यूज़। इट्स इनसेन। 2 घंटे में, 2-2.5 घंटे में 80,000, बहुत अच्छा। कैसा लगा? अच्छा, मतलब जितने लोगों ने देखा, क्या तुम लोग अभी ये मत बोला फेस रिवील धोखा ये सब, ठीक है, फालतू बात मत करना, क्योंकि तुमको ये भी पता होना चाहिए कि इतनी आसानी से तो मैं फेस रिवील नहीं कर दूंगा कि भाई अभी तक किया नहीं तो पॉडकास्ट में कर दूंगा। कैसे मज़ा आएगा फिर ऐसे, हैं? खुद ही सोचो ना। हाँ, वो मुझे पता है, तुम लोग के कमेंट मैंने देखे कि वो मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई है ना वॉइस लीक हो गया किसी का, इस तरह से। वो पता है अब, क्योंकि थोड़ा सा लिमिटेशन तो है ही। मान लो वो नागालैंड जाके तो मैं शूट करूँगा नहीं वहाँ पे, या फिर उनको कानपुर तो बुलाऊंगा नहीं, है ना। 32,000 शो हो रहा है, लेकिन बैकएंड में 80,000। विशाल बेटा बहुत मार खाओगे। विदाई समारोह का थंबनेल कतई ज़बरदस्त, अरे धन्यवाद। प्रतीक्षा देखा, अच्छा देखा नहीं सर आप। ओके, हम फेमस हो गए, चलो भाई। धोखा, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो आंसर क्या होगा ना, इस प्लेस एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज भी एट सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगी सेम साइज़ की। अच्छा, वो जो होता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, जो कॉन्वेक्स मिरर होता है ये आपका ऑलवेज कैसी इमेज बनाता है, ऑलवेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट, यानी कि आभासी और सीधी प्रतिबिंब बनाएगा। अगला जो पॉडकास्ट आएगा वो आएगा जो मतलब पुरानी स्टूडेंट हैं एक, और मतलब बहुत पुरानी भी नहीं, मतलब अभी उनको 6 महीने तक जीएसटी इंस्पेक्टर हुआ है, और उससे पहले बैंक मैनेजर थी वो, ठीक है। तो उनका आएगा, एंड दैट वुड बी मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक सैटरडे को। और हाँ, एक चीज़ बताना भूल गया, सैटरडे को शाम को 6 बजे एनटीपीसी के सभी छात्र छात्राओं के लिए हमारी तरफ से एक कंप्यूटर की क्लास का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। मतलब हम नहीं करवाएंगे, अमन सर करवाएंगे, ठीक है। तो अमन सर आपको कंप्यूटर करवाने वाले हैं, तो प्लीज़ डू नॉट मिस इट। सभी एनटीपीसी एस्पिरेंट्स के लिए सारे विद पीवाईक्यूज वो करवाएंगे, ठीक है। ऑलराइट। हाँ, कमेंट पढ़ा है मैंने, वो धोखेबाज तुम लोग बस वही करते रहते हो, धोखेबाज पता नहीं कौन सा धोखा दे दिया। वर्चुअल एंड डायरेक्ट कॉन्वेक्स में, ठीक है। और इसमें जो इमेज होती है कभी बड़ी नहीं बनती ना, तो सेम साइज़ की छोटी बनती है। इन्फिनिटी पे रखोगे बहुत छोटी, इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखोगे छोटी बनेगी। सरोजिनी नायडू वॉज, यूजेस मत बताने लगना बिकॉज कल क्वेश्चन लूँगा इस पे यूजेस पे। सरोजिनी नायडू वॉज फर्स्ट इलेक्टेड, सॉरी वॉज इलेक्टेड फर्स्ट, अरे यार फिर से एक चीज़ बतानी थी कि जो कॉनकेव मिरर है और कॉन्वेक्स लेंस है, इनका इमेज फॉर्मेशन सेम तरह से होता है, ज़्यादा अंतर नहीं, ज़्यादा क्या बिल्कुल अंतर नहीं है, ठीक है। और ये दोनों जो है कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस, ये कॉन्वर्जिंग नेचर के होते हैं, ठीक है। और जो कॉन्वेक्स मिरर है और कॉनकेव लेंस है, इनका जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो सेम तरह का होता है, और ये दोनों आपके डाइवर्जिंग नेचर के होते हैं, ठीक है। इन दोनों का फोकल लेंथ जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, इन दोनों का जो फोकल लेंथ होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है।
सरोजिनी नायडू वॉज इलेक्टेड फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट सरोजिनी नायडू डैश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष चुनी गई। नागपुर, दिल्ली, कानपुर या फिर अहमदाबाद। तो बताइए सरोजिनी नायडू कहाँ की पहली महिला चुनी गई थी। ओके ठीक है, तो ये हमें पता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की ये बनी कब, 1925 में, 1925 में, जो कानपुर में हुआ था। 1924 में कहाँ पर हुआ था, 1924 में हुआ था बेलगांव में, जिसको किसने प्रिसाइड किया था, गांधी जी ने। इट वॉज दी ओनली सेशन प्रिसाइडेड बाई गांधी जी, इसके अलावा और कोई गांधी जी ने कांग्रेस का सेशन प्रिसाइड नहीं किया था। देन एनी बेसेंट वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस। 1917 में जो कैलकाटा का सेशन हुआ था उसको प्रिसाइड किया था किसने, एनी बेसेंट ने। और कुछ और इम्पॉर्टेंट सेशन है जो कि मैं आपको पहले ही सब कुछ लिखवा चुका हूँ। बाकी 1938 का हरिपुरा वाला और 1939 का त्रिपुरी वाला, ये फेमस क्यों है, बिकॉज सुभाष चंद्र बोस इसमें प्रेसिडेंट बने थे। त्रिपुरी वाला जब बने थे तो रिज़ाइन दे दिया था और अपनी अलग से एक पार्टी बना ली थी विद इन द कांग्रेस, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में। उन्होंने नेशनल प्लानिंग कमेटी का भी गठन किया था 1938 में। पहले प्रेसिडेंट कौन थे कांग्रेस के, उमेश चंद्र बनर्जी, जो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में हुआ था। देन दूसरे थे हमारे बदरुद्दीन तैयब जी, जो मद्रास में सेशन हुआ था 1886 में। देन थे हमारे जॉर्ज यूल, जो इलाहाबाद में हुआ था, पहले ब्रिटिश प्रेसिडेंट कांग्रेस के, ठीक है। एंड देन हुआ था, सॉरी माय बैड, 1886 वाला जो हुआ था दूसरा वाला दादा भाई नौरोजी। देन तीसरा वाला आपका हुआ था मद्रास में, वो आपका बदरुद्दीन तैयब जी, पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट। देन 1888 में आपका हुआ था जॉर्ज यूल, जो कि पहले ब्रिटिश प्रेसिडेंट, ठीक है। According to the archaeologist in Harappan cities, the part to the west was smaller and higher and was known as। तो हमें पता है कि जो हड़प्पन सिटीज़ हैं, हड़प्पन टाइम पीरियड कौन सा है, तो 2500 से लेके जो 1750 BC का जो टाइम पीरियड है उसको हम हड़प्पन टाइम पीरियड बोलते हैं, हड़प्पन एज बोलते हैं। और जो हड़प्पन सिटीज़ थी, और यहाँ पर आप रिकॉल करिए किसने डिस्कवरी करी थी हड़प्पा की, 1921 में दयाराम साहनी ने। और जब डिस्कवरी हुई थी 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदारो की जब डिस्कवरी हुई थी, तो जॉन मार्शल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के चेयरमैन थे। फादर ऑफ एएसआई हम बोलते हैं किसको, हम अलेक्जेंडर कनिंघम को बोलते हैं। और एएसआई इस्टेब्लिश कब हुआ था ये आप कमेंट में बताएंगे। तो जितनी भी हड़प्पन साइट्स थी वो आपकी दो पार्ट में डिवाइडेड थी। एक तो जो वेस्टर्न साइड में जो ऊंचा साइड था उसको हम सीटाडेल या फिर एक्रोपोलिस के नाम से जानते हैं, एक मूवी भी है सीटाडेल के नाम से वैसे तो, एक्रोपोलिस। और एक होता था हमारा लोअर टाउन, ठीक है, हायर टाउन, एंड एक होता था लोअर टाउन। और ये है हो गया कि भाई दो पार्ट में डिवाइडेड थी सारी सिटीज़ एक्सेप्ट टू। वो टू कौन सी थी, एक तो जो थी वो 3 पार्ट में डिवाइडेड थी, और एक जिसमें की थी सिटी विदाउट सीटाडेल, वो कौन थी आपकी, तो 3 पार्ट में डिवाइडेड था आपका धौलावीरा, जहां पर हमें एक जाइंट वाटर रिजर्वायर सिस्टम देखने को मिला, जाइंट वाटर रिजर्वायर सिस्टम। सिटी विदाउट सीटाडेल वॉज चनउद्रो। और तो ये धौलावीरा है कहाँ, गुजरात में, गुजरात का जो खादीर बेट आइलैंड है ना वहाँ पे। और ये चनउद्रो है आपका पाकिस्तान में, ऑलराइट। और यहाँ पर सीटाडेल में मतलब जो इंपॉर्टेंट लोग थे, राजा वगैरह, वो रहते थे। तो आंसर होगा यहाँ पर पार्ट ऑफ द वेस्टर्न, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्लियर इतनी चीज़। और अगर हम जब बात करेंगे तो कमेंट करके आप बताएंगे कि हमें फायर ऑल्टर कहाँ देखने को मिले, प्लॉट फील्ड कहाँ मिली, जुता हुआ खेत। तो और डॉकयार्ड कहाँ पे देखने को मिला, यानी कि एशियन पोर्ट भी जिसको हम बोलते हैं, एशियन पोर्ट बंदरगाह। तो फायर अल्टर की बात करेंगे तो फायर अल्टर हमें देखने को मिला कहाँ पे, काली बैंगन नहीं, काली बंगान में। और कहाँ पे, और लोथल में, लोथल इसका आंसर भी होगा। लोथल गुजरात में, काली बंगान आपका कहाँ पर है, राजस्थान में। और यहाँ से ब्लैक बैंगल्स भी हमें मिले, क्या मिले, ब्लैक बैंगल्स। प्लॉट फील्ड की अगर बात करेंगे, राखी गढ़ी, जो कि सबसे लार्जेस्ट साइट है, ये पूरे इंडस वाली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी, मोहनजोदारो से भी 50 हेक्टेयर बड़ी है ये। और राखी गढ़ी आपका जो है ये न्यूज़ में भी था, अभी ध्यान रखिएगा, बिकॉज एक यहाँ पर वाटर कैनाल सिस्टम देखने को मिला है। और ये जो है घग्गर रिवर के किनारे था, घग्गर हाकरा रिवर भी बोलते हैं इसको, घग्गर हाकरा जो रिवर सिस्टम है उसके किनारे था। लोथल की अगर बात करेंगे भोगावा रिवर के किनारे, हड़प्पा की बात करेंगे आपका रावी नदी के किनारे, मोहनजोदारो इंडस नदी के किनारे। हड़प्पा पड़ता है पंजाब प्रांत में, मोहनजोदारो और कोट दीजी भी पास में पड़ता है उसी के, वो आपकी सिंध प्रांत में पड़ते हैं। एक एक बात ध्यान से सुनते हैं ना, आज का पॉडकास्ट अगर
सुना हो तुमने ध्यान से, तो ऋषभ जी ने यही बात बोली है कि आपकी एक एक बात ध्यान सुनते थे, कौन सी चीज़ कब कहाँ काम आ जाए पता नहीं, तो इस वजह से एक एक शब्द जो निकला है उसको अच्छे से सुनते थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी दी करेक्ट आंसर। एक सवाल तो आपसे भी बनता है सर एंड मैडम, तो ये क्वेश्चन आपके लिए ये है कि आपको बताना है, रुको, और लोथल एसआर बिस्ट ने इसकी खोज करी थी। क्वेश्चन ये बता दो कि सदर्न मोस्ट साइट कौन सी थी इसकी, सदर्न मोस्ट साइट बताओ जल्दी से। और मोहनजोदारो में आपको पता है क्या क्या मिला, ग्रेट ग्रैंडरी मिला, ग्रेट बाथ मिला, डांसिंग गर्ल का स्टैचू मिला, ठीक है, और डांसिंग गर्ल का स्टैचू प्लस प्रीस्ट का वो जो हमें मिला, वो सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिली, वो हमें मिली कहाँ से, मोहनजोदारो से। विच ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉज एंड पॉलिसीज, तो सरकार की कौन सी शाखा है कानूनों और नीतियों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। तो हमारे 3 ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के, देर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। एक होता है लेजिस्लेचर, जो लॉ मेकर है, कानून बनाने का काम करता है, जिसमें कि लेजिस्लेचर में सेंटर लेवल के लेजिस्लेचर की बात करेंगे तो लोकसभा राज्यसभा आएगा, वैसे तो पार्लियामेंट ही है हमारा लेजिस्लेचर। और पार्लियामेंट के 3 कंपोनेंट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, एक तो होता है लोकसभा, राज्यसभा और तीसरा प्रेसिडेंट। देन एग्जीक्यूटिव होता है जो लॉ को एग्जीक्यूट करता है, लॉ को एग्जीक्यूट यानी कि लॉ को एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे उतारने का काम करेगा। जुडिशरी जो करेगा वो क्या करेगा, लॉ को रिव्यू करने का काम करेगा, यानी कि उस कानून को रिव्यू करता है जुडिशरी हमारा। नीति आयोग जो होता है, नीति आयोग क्या है, ये हमारी एक स्टैट्यूटरी नहीं, ये हमारी एक है एक्स्ट्रा स्टैट्यूटरी बोल सकते हैं, या फिर इसको हम एग्जीक्यूटिव बॉडी बोल सकते हैं, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और चेयरमैन पीएम मोदी, मतलब प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं, प्लानिंग कमीशन की जगह पे आया है, और कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ना तो स्टैट्यूटरी एग्जीक्यूटिव बॉडी है। और वाइस चेयरमैन है सुमन बेरी, और इसके आपके सीईओ कौन है ये आप कमेंट करके बताएंगे। 3 ऑर्गन होते हैं, चौथा पिलर हम डेमोक्रेसी का किसको बोल देते हैं, है ना, मीडिया को बोल देते हैं, लेकिन आप 3 ऑर्गन्स ध्यान रखेंगे तो ये काम होते हैं इनके, ठीक है। और जो मैंने पीछे क्वेश्चन पूछा था, तो सदर्न मोस्ट साइट कौन सी है, तो सबसे ऊपर वाली है मांडा जम्मू कश्मीर में, सबसे सदर्न मोस्ट है दैमाबाद महाराष्ट्र में, सबसे ईस्टर्न मोस्ट है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, और सबसे वेस्ट है आपकी सुत्का गंडौर जो कि पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर में है, ठीक है। चलिए भाई, तो आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं साइंस के क्वेश्चंस पे। यस, BVR सुब्रमण्यम सबका सही आंसर है। सर हमें करंट कब लाओगे, अच्छा देखते हैं, लाते हैं भाई करंट भी। एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी कैन बी गिवन बाय द अरिथमेटिक मीन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी फॉर अ गिवन पोजीशन ऑफ टाइम व्हेन द बॉडी इज, तो किसी पिंड का औसत वेग समय की किसी दी गई स्थिति के लिए प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के अंक गणितीय माध्य द्वारा दिया जा सकता है। जब पिंड तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा हो, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, यूनिफॉर्म स्पीड से, या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है, एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, डिवाइड बाई 2, सिंपल, ठीक है। तो ये होता है हमारा एवरेज वेलोसिटी। तो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे सही आंसर की, तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ बॉडी कैन बी गिवन बाय द अरिथमेटिक टाइम व्हेन द बॉडीज, तो बॉडी का किस में हो, बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में होनी चाहिए आपकी, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन स्पीड पर यूनिट टाइम, ठीक है, कितने टाइम में चेंज इन स्पीड हो रहा है, यानी कि इसका फॉर्मूला होता है फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड अपॉन टाइम, ठीक है, जिसको कि हम डेल्टा V अपॉन टी भी लिख सकते हैं, चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम, ये है एक्सेलरेशन। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी स्पीड है मान लेते हैं 3 मीटर पर सेकंड, अभी मान लेते हैं उसके बाद 5 सेकंड बाद 5 मीटर पर सेकंड हो जाती है, ठीक है। देन आपका फिर 5 सेकंड बाद फिर से 7 मीटर पर सेकंड हो जाती है, देन 5 सेकंड बाद फिर से ये 9 मीटर पर सेकंड हो जाती है। तो क्या हो रहा है, हर 5 सेकंड में 2-2 मीटर पर सेकंड बढ़ रहा है, और क्योंकि बढ़ रहा है, चेंज हो रहा है स्पीड, तो एक्सेलरेशन है, क्योंकि सेम टाइम में सेम बढ़ रहा है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। लेकिन अगर मैं बोल दूँ 5 सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड से 5 मीटर पर सेकंड होगा, देन अगले 5 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड हो गया, तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल होता है। इसी तरह एक होता है हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, UCM, जिसमें एक सर्कुलर जो हमारा ट्रैक होता है, उसमें अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कोई बॉडी मूव कर रही है, तो उसका यूनिफॉर्म क्या चीज़ होता है, तो ध्यान रखना है उसमें आपकी स्पीड यूनिफॉर्म होती है, स्पीड जो होती है वो कांस्टेंट होती है, वेलोसिटी चेंज होती है, तो वेलोसिटी के चेंज होने की वजह से एक्सेलरेशन होता है, और उसमें जो एक्सेलरेशन होता है उसको सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। अब केंद्रीय
त्वरण बोलते हैं जिसका फॉर्मूला होता है v²/r एंड इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, अंदर की ओर होता है वो, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, अंदर की ओर, अंदर की ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, ठीक है, कहाँ, अंदर की ओर। तो और यहीं पर ही आपका लगता है क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mv²/r। लेकिन जो वेलोसिटी होती है ना, वेलोसिटी वो टेंजेंशियल होती है, इस तरह से टेंजेंट के अलॉन्ग होती है। वेलोसिटी जो होती है वो टेंजेंशियल होती है, लेकिन जो एक्सेलरेशन होता है वो सेंटर की ओर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, निम्नलिखित में से कौन संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, बताइए जल्दी से। सर ये भी मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा, मैं बता दे रहा हूँ। अच्छा फिर सर एलपी वाला देखिए क्या हो रहा, पेपर था कल, अब कैंसिल कर दिया सर, सेंटर के बाहर से देख रहे, क्लास अभी इतनी दूर से आए हैं, अब क्या करें सर, ऐसा कर, इन्होंने पता नहीं क्या करके रखा है ना। डिफेंस चैनल पे क्यों नहीं पढ़ा रहा, टाइम नहीं मिलता है डिफेंस चैनल पे पढ़ाने का भी। ऑफिसर वाले में तो सीडीएस का एग्ज़ाम है तो डाल भी देते हैं एक वीडियो डेली, लेकिन खैर चलो। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बिकॉज ये जो रिएक्शन है ये आपकी डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, अपघटन अभिक्रिया है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में होता ये है कि दो रिएक्टेंट होते हैं या फिर दो से ज़्यादा रिएक्टेंट एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। डीकम्पोजिशन में एक सिंगल रिएक्टेंट होता है जो कि डिकम्पोज होता है मल्टीपल प्रोडक्ट्स में, ठीक है। जैसे कि अगर हम सिल्वर क्लोराइड की अगर बात करें तो AgCl है ये, ठीक है, ये मिल जाता है हमें। क्या हुआ, डिकम्पोजिशन हुआ, और ये पूछ रहा था कॉम्बिनेशन कौन सा है, ठीक है। एक चीज़ ना, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस क्या है, मेथेन होती, मेथेन मेन कंपोनेंट होता है नेचुरल गैस का, ठीक है। तो इसमें आपको वही है CO2 और वो H2 वगैरह मिलेंगे। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो ये कंबशन रिएक्शन भी है सर, किसी भी चीज़ का जलना कंबशन कहलाता है, और कंबशन रिएक्शन हमेशा कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन यूजुअली जनरली ध्यान रखेंगे कैसी होती हैं, एक्सोथर्मिक नेचर की होती हैं, यानी कि हीट निकलती है इनसे, ऊष्मा निकलती है इनसे। ये रिएक्शन पहले ही पढ़ चुके हैं यार, ठीक है, जहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड जो है CaO, ये वाटर के साथ विग्रेसली रिएक्ट करके क्या बनाता है, स्लेग्ड लाइम बनाता है, CaOH का होल ट्वाइस। इसको क्या बोलते हैं, स्लेग्ड लाइम, बुझा हुआ चूना बोलते हैं। और ये फर्दर ये यूज़ किया जाता है वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स में, जहाँ पर इसको हम लगा देते हैं वॉल्स में, तो एटमॉस्फेयर में जो CO2 प्रेजेंट है वो इसके साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बना देता है। इसको हम लाइमस्टोन, मार्बल या फिर चौक के नाम से जानते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया, ये भी आपका हीट निकलती है। आपने देखा होगा पेंटर लोग आते हैं ना, आराम से शर्ट वर्ट उतार रहे हैं, बाल्टी में चूना डाल दिया है आराम से, क्यों, एकदम से हाथ डालेंगे तो जल जाएंगे वो, है ना। तो क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। लेकिन उसका उल्टा होता है डिकम्पोजिशन, जो यूजुअली एंडोथर्मिक नेचर की होती है, एंडोथर्मिक नेचर की होती है, हीट लगती है इसमें। थर्मल डिकम्पोजिशन ऐसे डिकम्पोजिशन को बोलते हैं। जैसे कि सिल्वर ब्रोमाइड है, AgBr है, ठीक है। तो इसका जब हम डिकम्पोजिशन करवाएंगे AgBr का, तो सिल्वर मिलेगा और Br2, ठीक है। तो होगा क्या, इसी रिएक्शन को हम यूज़ करते हैं ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में, ठीक है। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में इसको यूज़ करते हैं सिल्वर ब्रोमाइड को। सिल्वर क्लोराइड जो है टर्न्स ग्रे इन सनलाइट, तो ये ग्रे हो जाता है अगेन डिकम्पोजिशन की वजह से। क्लियर है यहाँ तक। वैसे रिएक्शन तो सब मैंने आपको पढ़ा रखी है पहले ही। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एन एटम इज करेक्ट, परमाणु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए जल्दी से। एटम आर नॉट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एन एटम डज नॉट कंटेन एनी पॉजिटिव चार्ज, एटम एज अ होल आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एटम आर पार्शियली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, बता। एटम की जब बात करते हैं तो काफ़ी सारी थ्योरीज आई। तो सबसे पहले तो जो एटॉमिक थ्योरी है, परमाणु सिद्धांत, वो किसने दिया, जॉन डाल्टन ने। कब दिया था जॉन डाल्टन ने ये, 1808 में, 1808 में, ठीक है। जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी अपनी दी थी। इसके अनुसार अगर हम देखें तो एटम आर नॉट
इनके हिसाब से तो एटम इनडिविजिबल पार्टिकल था जॉन डाल्टन के हिसाब से, जो कि ट्रू नहीं है, क्योंकि बाद में हमें पता है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, फिर प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, फिर न्यूट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की किसने करी? प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन किसने करी? तो इलेक्ट्रॉन की आपको पता है जे थॉमसन ने करी, ठीक है। और इन्होंने अपना दिया था प्लम पडिंग मॉडल, प्लम पडिंग मॉडल दिया था एटम का। इन्होंने ये बोला था कि जैसे पडिंग होती, खीर होती, तो खीर में खूब सारा क्या होता है, ढेर सारा दूध ये सब होता है, और बीच में थोड़े थोड़े से ड्राई फ्रूट होते हैं। तो ऐसे ही है, इन्होंने बोला पूरा पॉजिटिव 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 है, बीच बीच में कहीं नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऐसा बोला था, ठीक। देन बाद में आए हमारे अर्न्स्ट रदरफोर्ड। अर्न्स्ट रदरफोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, 1911 में। और ये था आपका कौन सा एक्सपेरिमेंट? ये था आपका अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था ये, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिसमें कि इन्होंने एक पतली सी गोल्ड फॉयल ली थी। गोल्ड फॉयल ही क्यों ली थी जरा बता दो? उसमें डबली चार्ज हीलियम एटम, जिनको हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, बम्बार्ड करवाया। ज़्यादातर निकल गए सीधे बिना कुछ डिफ्लेक्शन के, इक्का दुक्का जो थे, मतलब थोड़े से थे जो डिफ्लेक्ट किए लार्ज एंगल में, ठीक है, लार्ज एंगल में डिफ्लेक्ट किया, और कुछ थे जो एकदम रिबाउंड मार गए, बहुत कम। तो इससे उन्होंने ये चीज़ का कंक्लूजन निकाला कि ये जो जे थॉमसन ने बोला ये गलत है, और इनके हिसाब से जो पूरा मास है पूरे एटम का वो सेंटर पे रिसाइड करता है, एंड इट इज़ मेड ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, पूरा मास। इलेक्ट्रॉन्स तो बस घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स तो बस घूम रहे हैं इसके अराउंड, जो कि बिल्कुल सही था, ठीक है। वैसे यहाँ पर गोल्डस्टीन को भी क्रेडिट दे देते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले पॉजिटिव कैनाल रेस की डिस्कवरी करी थी, लेकिन उसको फाइनली कंक्लूड नहीं कर पाए थे, तो अर्न्स्ट रदरफोर्ड को हम फाइनल क्रेडिट देते हैं। और न्यूट्रॉन की जो है वो जेम्स चैडविक ने करी थी। और कब डिस्कवरी करी थी जरा बताइए, ये अभी क्वेश्चन सीजीएल मेंस में भी पूछा गया था। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? देखो भाई, एटम के अंदर होते हैं 3 सब एटॉमिक पार्टिकल हमारे, मेनली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन तो होते हैं बेचारे न्यूट्रल, और जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट। तो क्या जैसे हम कैल्शियम की बात करते हैं, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, तो उसमें 20 इलेक्ट्रॉन होंगे, 20 ही प्रोटॉन होंगे, तो सब कुछ हो जाएगा न्यूट्रल, यानी एटम एज अ होल आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जब एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो पॉजिटिव ज़्यादा हो जाएगा। अब मान लो अभी 20 इलेक्ट्रॉन थे, 20 प्रोटॉन थे, अब मान लो कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए किसी को, तो 18 तो इलेक्ट्रॉन हुए, तो नेट में क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा, समझ रहे? तो इलेक्ट्रॉन गेन करने में पॉजिटिव चार्ज आता है, जिसको कैटायन बोलते हैं, धनायन। और अगर आप इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे, तो आप पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और आपको बोला जाएगा एनायन, ऋणायन, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज दिस, सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस। The release of energy in the aerobic process is not greater in the anaerobic process. ATP is broken down. सब बताओ जल्दी से क्या है ये। और ये भी बताओ कि जो रेस्पिरेशन होता है वो किस तरह का प्रोसेस होता है, मतलब किस तरह की रिएक्शन होती है, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। एयरफोर्स की तरह भी नहीं हो पाएगी क्लास शिवा गुर्जर, है ना। तो बैच से कर सकते हो ऑफिसर मजदूर जी, अगर आपको साइंस समझ नहीं आ रही है तो, ठीक है। नहीं होगा तो मैं साइंस का अलग से बैच बना दूंगा, तो अगर सिर्फ आपको साइंस पढ़नी होगी तो आप पढ़ सकते हो वहाँ से। तो देखो होता क्या है ना कि हमारा जब रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन वो प्रोसेस होता है जिससे कि हम अपनी जो खाना खाते हैं वो एनर्जी स्टोर हो जाती है। किस फॉर्म में स्टोर होती है? हमारे बॉडी में ग्लाइकोजन, प्लांट में स्टार्च के रूप में स्टोर होती है। तो उसको ब्रेक करना होता है। अब ब्रेक करते कैसे? ये मैंने क्या किया? ये मैंने सांस लिया। सांस क्यों लिया? सांस लिया जैसे मैंने, ये पता है नॉस्टिल, नॉस्टिल के बाद ये गया होगा कहाँ पर? नॉस्टिल के बाद ये गया होगा फैरिंग्स, लैरिंग्स, देन आपका ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाई तो ब्रोंकाइटिस, ठीक है, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाइटिस तो बीमारी होती है, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स में लगे हुए हैं आपके सैक लाइक स्ट्रक्चर, इसे गुब्बारे लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं, एल्वेलाई, वहाँ पर होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ये गैस पहुँच गई हुई ऑक्सीजन गैस ब्लड के पास, ब्लड ले जाएगा हर एक सेल के पास, और हर एक सेल में बैठा है माइटोकॉन्ड्रिया, और हर एक माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा है? धक्का धक करता जा रहा है रेस्पिरेशन। और जब सेल के अंदर पहुंचेगा कौन? ऑक्सीजन, तो सबसे पहले तो उस ग्लूकोज को तोड़ देगा 6 कार्बन मॉलिक्यूल को पाइरुवेट में, जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। उसके बाद पहुंचेगा मेन जो रेस्पिरेशन होता है, मेन जो एनर्जी ब्रेक होती है वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए बोलते हैं क्या? पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है,
पावर हाउस ऑफ द सेल इसीलिए बोलते हैं, क्योंकि ये क्या बनाता है, ये बनाता है आपकी एनर्जी। ठीक, तो क्या सर जी, क्या भाई अनएक्सपेक्टेड क्या हो गया ऐसा? अब सर छोड़ दो, मुझे पानी अच्छा चाय पीनी है, पी लो। हाँ एक बार 2 मिनट, क्या हो गया भाई? ज़िंदा रहने, क्या भाई ज़िंदा रहने के लिए? हाँ बिल्कुल, ज़िंदा रहने के लिए नहीं भैया, एनर्जी ब्रेक करने के लिए। ठीक है, एनर्जी ब्रेक करने के लिए। हाँ चलो भाई, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? पता नहीं क्या कमेंट करने लगता है एकदम से, समझा मैं कुछ और रहा हूँ, कुछ और चल रहा है कमेंट में है। तो ग्लूकोज पहले पाइरूवेट में टूटा साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल 3 कार्बन मॉलिक्यूल में। उसके बाद ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया मैंने अभी आपको क्या बताया, माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता होना चाहिए, 2 इसमें होती हैं क्या लेयर्स, एक तो आउटर लेयर होती है पोरस नेचर की, और एक इनर लेयर होती है जो कि इस तरह से क्रिस्टे, ये जो आपको राउंड 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 दिख रहे हैं इसको क्रिस्टे बोलते हैं। ठीक है, क्रिस्टे बोलते हैं। इनर मेम्ब्रेन होती है जिसमें कि एक्चुअल में आपका एटीपी का फॉर्मेशन होता है, उसी एटीपी को यहाँ पर एनर्जी के फॉर्म में लिखा है। यहाँ पर 36 एटीपी बनता है, यहाँ पे 2 एटीपी मॉलिक्यूल बनता है, टोटल 38 बनते हैं आपके। ठीक है, एनर्जी बन गई, वाटर और CO2 एज अ बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा। क्लियर है? देन माइटोकॉन्ड्रिया से आप रिकॉल कर सकते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल के अलावा कि भाई इसकी जो लेंथ होती है वो 0.6 से लेकर 1 माइक्रोमीटर की होती है। देन जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये एपोप्टोसिस यानी कि प्रोग्राम्ड सेल डेथ में इन्वॉल्व होता है। और क्या आप रिकॉल कर सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है माइटोकॉन्ड्रिया के पास, और किसके पास होता है? प्लास्टिड के पास। अब ये तो होता है हमारा रेस्पिरेशन इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इस रेस्पिरेशन को बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, देन अगर बात करेंगे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में तो इसको बोलते हैं एनारोबिक। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन इसको बोलते हैं एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। ये होता है जनरली ईस्ट वगैरह में। ठीक है, ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। तो यहाँ पर आपका एथेनॉल बनता है, एनर्जी तो बनेगी, सब में एनर्जी बनेगी, लेकिन यहाँ पर एथेनॉल और CO2 बनता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। पाइरोवेट अगर यहाँ पर एब्सेंस था या प्रेजेंस था, लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन है तो लेकिन उतना नहीं जितना रिक्वायरमेंट होना चाहिए, तो उसको लैक ऑफ ऑक्सीजन बोलते हैं। यहाँ भी एनर्जी बनेगी लेकिन लैक्टिक एसिड बनेगा, और इसी लैक्टिक एसिड की वजह से हमारी जो मसल सेल्स होती हैं उनमें क्रैम्प डेवलप होते हैं, क्योंकि ये वाला जो रेस्पिरेशन है लैक ऑफ ऑक्सीजन वाला, ये तब होता है जब हम बहुत ज़्यादा भागते हैं, रनिंग करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो हमें ज़्यादा रेस्पिरेशन के मतलब रिक्वायरमेंट होती है, ज़्यादा में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज ज़्यादा एनर्जी ब्रेक करनी होती है लेकिन हम उतनी सप्लाई कर नहीं पाते हैं, तो इसकी वजह से लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है मसल्स में, तो क्रैम्प्स डेवलप हो जाते हैं इसी वजह से। द रिलीज ऑफ एनर्जी, और तो ये जो होती है अब, क्योंकि आप देखो ये किस तरह की रिएक्शन होगी, एनर्जी रिलीज हो रही है सब में, क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है तो जो रेस्पिरेशन रिएक्शन होगी वो कैसी होगी? रेस्पिरेशन जो होगी वो आपकी एक्सोथर्मिक नेचर की होगी, यानी कि हीट निकलेगी इसमें। तो द रिलीज ऑफ एनर्जी इन द एरोबिक प्रोसेस इज लॉट ग्रेटर दैन इन द एनारोबिक। ये सही है, ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है एरोबिक में, बिकॉज एरोबिक में भैया ऑक्सीजन सप्लाई हुई ना, तो ज़्यादा आपका ब्रेक हुआ होगा। एटीपी इज ब्रोकन डाउन गिविंग राइज टू फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी विच कैन ड्राइव द एंडोथर्मिक रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन दी सेल। अब ये मत बोल देना सर आपने तो एक्सोथर्मिक लिखा है तो फिर भी इसको सही क्यों मान लिए है। ये बोल रहा है कि एटीपी इज ब्रोकन डाउन, ये जो एटीपी ब्रोक डाउन हुआ है ये फर्दर जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं वो भैया रेस्पिरेशन होती है एक्सोथर्मिक, ये मत भूलना, लेकिन जो इससे एटीपी बना ये फर्दर कुछ ऐसी रिएक्शन करवाता है बायोकेमिकल रिएक्शन जो अपने आप में एंडोथर्मिक नेचर की होती हैं। ये आपका रेलवे का ये ALP का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो दूसरा भी सही होता है। पाइरोवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड एंड विच इज ऑल्सो अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल। पाइरोवेट भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, लैक्टिक एसिड भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। लैक्टिक एसिड तुमको कहाँ पे देखने को मिलता है? सोर्स बताओ इसका, ऑप्शन नंबर C आंसर होगा। तो लैक्टिक एसिड आपको देखने को मिलता है दही में, दूध में अगर वो थोड़ा सा खट्टा हो जाए तो। मेलाइक एसिड आपका सेब में यानी कि एप्पल में और बनाना में। ठीक है, आपका सिट्रिक एसिड जो देखने को मिलता है सिट्रस फ्रूट लाइक लेमन में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और बताइए जरा सा कि ऑरेंजेस में कौन सा देखने को मिलता है। और रैंसिड बटर में कौन सा होता है? बटर में रैंसिड जो सड़ गया उसमें ब्यूटायरिक एसिड होता है ना। चलो तो खैर, और ग्रेप्स में आपका टैमरिंड होता है, टार्टरिक एसिड होता है, टैमरिंड में भी टार्टरिक एसिड होता है, इमली जिसको बोलते हैं। होमवर्क क्वेश्चन ये ले लो आप, जो आपको कल करके लाना है। ठीक है, आप इसका आंसर देंगे कमेंट में। और जो पिछले लेक्चर का होमवर्क क्वेश्चन था वो ये था, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड व्हेन सोडियम सल्फेट रिएक्ट विद बेरियम क्लोराइड। तो जब Na2SO4 BaCl2 के साथ रिएक्ट करता है, ये रिएक्शन करवा चुका हूँ सर, इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, ये सब एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट या फिर इसी को क्या बोलते हैं? आयन एक्सचेंज रिएक्शन, आयन एक्सचेंज रिएक्शन। और इसमें बनेगा आपका सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट।
ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद सर। थोड़ा क्लास जल्दी ले सकते हैं क्या आप? क्लास पीजी में खाना ख़त्म हो जाता है? अच्छा, पीजी में खाना ख़त्म हो जाता है क्या यार? बस 2 ही लेक्चर और 2 और हैं इसके बाद सेशन, बस आराम से फिर खाना खाया करना पीजी में। सर आपके नोटिस में आने के लिए क्या करना होगा? 14 आउट ऑफ 20 साइंस समझ, अच्छा तो कर लो भैया। ऑफिसर मजदूर सूरज बैच से कर सकते हो ना? मैं नहीं होगा तो आई थिंक बना हुआ है, नहीं तो मैं बना दूंगा अभी नया वाला जो अभी बैच हुआ है उसका साइंस का अलग से बना दूंगा। रेलवे में जिसको करना हो तो कर सकता है वहाँ से, ठीक है। दीप्तांश बोला टेंशन मत ले भाई, पीजी में ख़त्म हो जाएगा तो मैं खिला दूंगा। क्या बात है, ये है बट्टा, ये पता है। अब तुम मुझे सभी बताओ, ये जो अपना कौन है, जिस जो भी नाम हो अभी, किसने कमेंट किया, जिसने भी किया, दीप्तांश, तो ये कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी को निभा रहा है दीप्तांश? जल्दी से बताओ सभी लोग कि भाई तुम चिंता मत करो, अगर खाना ख़त्म हो जाएगा तो हम खिलाएंगे तुम्हें। कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी फॉलो कर रहा है बताओ। हाँ नहीं, ब्रदरहुड तो है, लेकिन कौन सी है? आर्टिकल 51A सब क्लॉज, किसी ने नहीं बताया अभी? ई, ठीक है, ई सब क्लॉज ई। वो एक एस्टेरॉइड का नाम रखा था आरिफ, पंडित जसराज जी के नाम पे। एस्टेरॉइड बेल्ट में एक एस्टेरॉइड का नाम रखा था पंडित जसराज जी पे, बस, ठीक है। इसका पीडीएफ परमार एसएससी के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप सभी लोग इसको डाउनलोड करो। और नोट्स लेना है तो आपका एप्लीकेशन पे बैच है रेलवे नोट्स के नाम से। ऑलराइट, थैंक यू, धन्यवाद।